शादी के 10 साल। मुझे लगा मेरे पास सब कुछ है, एक काबिल पति, एक प्रतिष्ठित ससुराल जो हमेशा मुझे प्यार करता था, और एक ऐसा करियर जिसकी कई लोग हसरत करते थे। अपने पिता के जीवन भर की मेहनत से बने सूर्या फैशंस ग्रुप में मार्केटिंग हेड का पद। मैं उस संतुष्ट जीवन में जी रही थी, उस एक शुक्रवार की दोपहर तक जब एक मैसेज ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब मैं उस साल की आखिरी तिमाही की रणनीति बैठक की अध्यक्षता कर रही थी, टेबल पर रखा मेरा फोन चुपके से वाइब्रेट हुआ। यह अदिति का मैसेज था, जो कॉलेज के दिनों से मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। प्रिया, कहाँ हो? बहुत जरूरी काम है। मैंने त्योरियां चढ़ाई, मैंने अपनी सेक्रेटरी को प्रेजेंटेशन जारी रखने का इशारा किया और चुपचाप बाहर निकल गई। मैंने अदिति को वापस फोन किया। फोन के उस पार उसकी आवाज अजीब तरह से घबराई हुई थी। अदिति, क्या बात है? इतनी जल्दी में क्यों हो? प्रिया, शांत होकर सुनना। तुम्हारा पति रोहन वो गोवा नहीं गया है ना? मेरा दिल जोर से धड़क कर बैठ गया। क्या मतलब? सुबह ही तो फोन आया था कि पहुंच गया है। नहीं प्रिया, अदिति की आवाज लगभग रोने वाली थी। मेरी चचेरी बहन एयरलाइन में काम करती है। उसने अभी मुझे एक तस्वीर भेजी है। रोहन मल्होत्रा इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने वाली फ्लाइट के लिए चेक इन कर रहा है, और वह अकेला नहीं है। मेरे कानों में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी आवाज न कांपे। किसके साथ है वो? उसके पूरे परिवार के साथ। तुम्हारे सास, ससुर, ननद और ननदोई, और एक बहुत ज्यादा गर्भवती जवान औरत। वे सब बहुत खुश लग रहे थे। तुम्हारी सास उस औरत के पेट पर हाथ फेर रही थीं। अदिति का हर एक शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। लंदन, एक गर्भवती औरत, पूरा ससुराल, बिखरे हुए टुकड़े एक पल में एक अविश्वसनीय रूप से क्रूर तस्वीर में जुड़ गए। मैंने फोन काट दिया। फोन पकड़कर मेरे हाथ सफेद पड़ गए थे। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में वापस गई। मेरे चेहरे पर अभी भी पेशेवर और शांत भाव थे। आज की बैठक यहीं खत्म होती है। सब लोग कल सुबह 9 बजे तक ईमेल से विस्तृत रिपोर्ट भेज दें। आप सब जा सकते हैं, मैंने बिना किसी भावना के स्पष्ट रूप से कहा। कर्मचारी इस अचानक बदलाव से थोड़े हैरान थे, लेकिन चुपचाप चले गए। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा बंद हुआ, मैंने तुरंत अपनी कार की चाबियां उठाईं और बेसमेंट पार्किंग की ओर भागी। मुझे जाना था, मुझे अपनी आंखों से देखना था। सच्चाई चाहे कितनी भी क्रूर क्यों न हो, मुझे उसका सामना करना था। कार दिल्ली की भीड़ भरी सड़कों पर दौड़ रही थी, लेकिन मेरी दुनिया में एक खौफनाक शांति थी। पिछले 10 सालों में मैंने क्या गलत किया? मैंने अपने ससुराल वालों के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। उनके माता पिता को अपने माता पिता की तरह माना। मेरे पिता के निधन के बाद वे ही मेरा भावनात्मक सहारा थे। मैंने सूर्या ग्रुप का काम संभाला, रोहन के साथ मिलकर ग्रुप को आगे बढ़ाया ताकि उसे अपनी पत्नी पर गर्व हो। हमारी कोई संतान नहीं थी, यह मेरा सबसे बड़ा दुख था, लेकिन रोहन हमेशा कहता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पता चला सब झूठ था। ऐसा नहीं था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी, बल्कि उसने पहले ही किसी और को ढूंढ लिया था जो उसे बच्चा दे सके। एयरपोर्ट लोगों से भरा और शोरगुल वाला था। मैंने एक टोपी नीचे खींच ली, धूप के चश्मे और मास्क से अपना चेहरा ढक लिया और भीड़ में घुल मिल गई। और फिर मैंने उन्हें बिजनेस क्लास चेक इन एरिया में देखा। मेरा पूरा ससुराल वहां खुशी खुशी इकट्ठा था। मेरा पति रोहन, जिसे मैं हर रात गले लगाकर सोती थी, वहां खड़ा था। उसका हाथ उस खूबसूरत जवान औरत के कंधे पर था जिसका पेट बहुत निकला हुआ था। मेरी सास, जो हमेशा मेरा हाथ पकड़कर अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहती थीं, उस औरत को प्यार से एक गिलास गर्म दूध दे रही थीं। मेरे ससुर, जिन्हें मैं अपने पिता की तरह मानती थी, अपनी बेटी और दामाद के साथ खुशी खुशी बातें कर रहे थे। वे एक आदर्श खुशहाल परिवार थे, और उस तस्वीर में मैं पूरी तरह से एक अजनबी थी। मैं दूर से चुपचाप देखती रही। रोहन की आंखों में वो नजर जब वह उस औरत को देख रहा था, एक ऐसी नजर जो कभी मुझे मिली थी, लेकिन बहुत लंबे समय से नहीं देखी थी। प्यार, दुलार और उम्मीद से भरी नजर। वह झुका और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, और वह खिलखिलाकर हौंस पड़ी और लाड़ से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। इस दृश्य ने मुझे चीखने या अपना आपा खोने पर मजबूर नहीं किया। इसने बस मेरे दिल को ठंडा कर दिया, उसे एक विशाल बर्फ के टुकड़े में बदल दिया। एक व्यक्ति का धोखा ही काफी दर्दनाक होता है,
लेकिन यह उन सभी लोगों का धोखा था जिन्हें मैंने प्यार किया और जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया। उन्होंने मिलकर एक उत्तम नाटक रचा था और मैं ही अकेली दर्शक थी जिसे कुछ भी पता नहीं था। वे एक नए जीवन का खुशी खुशी इंतजार कर रहे थे, उस पोते का जिसे मेरी सास हमेशा से चाहती थी। मेरे दर्द और धोखे की नींव पर वे छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे थे, वे बच्चे को जन्म देने के लिए लंदन जा रहे थे। एक सोची समझी योजना जो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से चल रही थी। मैं पास नहीं गई, मैंने कोई हंगामा नहीं किया, मैंने बस चुपचाप अपना फोन निकाला और दूर से कुछ तस्वीरें खींच लीं, इतनी साफ कि सबके चेहरे और उनकी खुशी स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यह मेरा पहला सबूत होगा। जब वे सुरक्षा जांच से गुजर गए तभी मैं मुड़ी और बाहर चली आई। आंसू नहीं बहे, लेकिन मेरे अंदर कुछ पूरी तरह से मर चुका था। पिछले 10 सालों का प्यार, विश्वास, सम्मान, सब कुछ यहीं इस एयरपोर्ट पर राख हो गया। बाहर निकलकर मैंने ठंडी रात की हवा में एक गहरी सांस ली। मुझे पता था कि कल वाली प्रिया शर्मा अब मौजूद नहीं थी। अब से एक अलग प्रिया शर्मा होगी, वह प्रिया जो किसी भी कीमत पर अपना और अपने पिता का सब कुछ वापस लेगी। मैंने अपनी कार वसंत विहार के हमारे आलीशान विला की ओर चलाई, जो कभी हमारा घर था। विशाल घर अब खाली और अजीब तरह से ठंडा था। मेरी पसंदीदा लिली की खुशबू अभी भी हवा में थी, लेकिन अब यह शांति देने के बजाय एक ताने की तरह दम घोंट रही थी। लिविंग रूम में हमारी बड़ी शादी की तस्वीर से लेकर दरवाजे के पास रखी रोहन की चप्पलों तक घर की हर चीज एक क्रूर झूठ का सबूत थी। मैंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैं सीधे दूसरी मंजिल पर स्टडी में गई, जहां सबसे जरूरी चीजें रखी थीं। मैंने वह मजबूत तिजोरी खोली जो मेरे पिता ने लगवाई थी। कुछ गहनों के अलावा इसमें सभी प्रॉपर्टी के कागजात, कॉन्ट्रैक्ट्स और सबसे महत्वपूर्ण मेरे पिता की वसीयत और सूर्या ग्रुप में मेरे हिस्से के शेयर सर्टिफिकेट थे। मेरे पिता ने हमेशा मुझे सिखाया था कि एक स्वतंत्र और मजबूत महिला बनो जो किसी भी परिस्थिति में अपनी रक्षा कर सके। शायद उन्हें किसी बात का अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ इतनी सावधानी से तैयार किया था। उन्होंने ग्रुप के अधिकांश शेयर मेरे नाम छोड़े थे। रोहन के पास बस इतने शेयर थे कि वह बोर्ड में अपनी जगह बनाए रख सके। पिताजी ने कहा था कि यह मेरी शादी का तोहफा है और एक ढाल है जो जीवन भर मेरी रक्षा करेगी। अब मुझे उनके शब्दों का गहरा अर्थ समझ में आ रहा था। मैंने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले और उन्हें एक लेदर ब्रीफ केस में सावधानी से रखा। फिर मैं डेस्क पर बैठी, अपना लैपटॉप खोला और पहला फोन किया। मैंने वकील गुप्ता को फोन किया। वे मेरे पिता के सबसे भरोसेमंद वकील थे और उन पर मुझे भी पूरा भरोसा था। दूसरी तरफ से फोन लगभग तुरंत उठा लिया गया। वकील गुप्ता की आवाज हमेशा की तरह गर्मजोशी भरी और शांत थी। प्रिया बेटी, मैं वकील गुप्ता बोल रहा हूं। इस समय कैसे फोन किया? मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की। गुप्ता अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह बहुत जरूरी और तत्काल है। मेरी आवाज में कुछ अजीब महसूस करते हुए उनकी आवाज गंभीर हो गई। ठीक है, बताओ, मैं सुन रहा हूं। मैं तलाक का मुकदमा दायर करना चाहती हूं और मेरे पति रोहन मल्होत्रा पर सूर्या ग्रुप के फंड का गबन करने और वित्तीय धोखाधड़ी करने का संदेह है। कृपया जांच और सबूत इकट्ठा करने में मेरी मदद करें। फोन पर एक संक्षिप्त चुप्पी छा गई। वकील गुप्ता निश्चित रूप से बहुत हैरान हुए होंगे। उन्होंने मुझे और रोहन को शुरू से देखा था और हमारी शादी के कानूनी गवाह भी थे। प्रिया बेटी, आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? यह कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने जवाब दिया। मेरी आवाज कई गुना ठंडी हो गई थी। उसकी एक दूसरी औरत है और उनका बच्चा होने वाला है। पूरा ससुराल मुझे धोखा दे रहा था और उस औरत को बच्चे को जन्म देने के लिए लंदन ले जा रहा था। मैंने आज दोपहर उन्हें एयरपोर्ट पर अपनी आंखों से देखा है। वकील गुप्ता की एक गहरी सांस सुनाई दी। ठीक है, यह तो बहुत पर्दी एक गहरी सांस सुनाई दी। अप्रत्याशित है। ठीक है, पहले शांत हो जाओ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। सबसे पहले उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। सामान्य व्यवहार करो। मैं अमेरिका में एक विशेषज्ञ से संपर्क करता हूं जो सबूत इकट्ठा करने में मदद करेगा। वित्तीय मामले में क्या कोई विशेष संदेह है? मुझे संदेह है कि उसने वाइस प्रेसिडेंट के पद का उपयोग करके फर्जी कंपनियों के माध्यम से अनुबंधों या चैरिटी फंडों, विशेष रूप से मेरे पिता के नाम पर भविष्य प्रकाश फाउंडेशन के माध्यम से पैसा निकाला है।
मुझे पिछले 3 वर्षों के फाउंडेशन के सभी लेन देन का विवरण चाहिए। ठीक है, मैं इसे तुरंत करवाता हूं। तुम बहुसंख्यक शेयरधारक और संस्थापक की बेटी हो, तुम्हें ऐसी जानकारी मांगने का पूरा अधिकार है। अपनी सेहत का ध्यान रखना प्रिया बेटी, तुम्हें टूटना नहीं है। मैं और तुम्हारे पिता के वफादार साथी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फोन खत्म होने के बाद मुझे थोड़ी और ताकत महसूस हुई। इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं थी। मैंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। कंपनी के सर्वर सिस्टम पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस का उपयोग करते हुए मैंने पिछले 3 वर्षों में रोहन से संबंधित सभी ईमेल डेटा, व्यावसायिक बातचीत के रिकॉर्ड और संबंधित फाइलों का चुपके से बैकअप ले लिया। मैंने कंपनी और घर के सुरक्षा कैमरा सिस्टम की भी जांच की। रोहन के छिपकर फोन पर बात करने के दृश्य, संदिग्ध कारणों से बाहर जाने के पल, सब कुछ सावधानी से सहेजा गया। रात गहरी हो गई और विला में सन्नाटा छा गया। मैं विशाल लिविंग रूम के बीच में अकेली बैठी थी। लैपटॉप स्क्रीन से निकलने वाली रोशनी मेरे भावहीन चेहरे पर पड़ रही थी। दर्द अभी भी मेरे सीने में धीरे धीरे जल रहा था, लेकिन अब वह मुझे तोड़ नहीं सकता था। वह क्रोध और दृढ़ संकल्प की ज्वाला में बदल गया था। यह नाटक उन्होंने शुरू किया था, लेकिन इसका अंत मैं लिखूंगी और मैं कसम खाती हूं, वह अंत एक ऐसा दुःस्वप्न होगा जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मेरा बदला अब शुरू हो गया था। सोमवार की सुबह मैं वकील गुप्ता के दफ्तर पहुंची। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे एक कप कैमोमाइल चाय दी और धीरे से कहा, प्रिया, यह सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुम्हारे बताए चैरिटी फाउंडेशन की वित्तीय रिपोर्ट पर मैंने सरसरी निगाह डाली है। पिछले 3 सालों में युवा प्रतिभा सहायता और विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति के नाम पर बड़ी रकम खर्च की गई है और लाभार्थी हमेशा एक ही नाम था, नताशा। क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? नताशा। उस नाम से मेरा दिल सिकुड़ गया। एयरपोर्ट पर देखी गई वह खूबसूरत लेकिन कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण चेहरे वाली युवती याद आ गई। शायद वही औरत है। अंकल, वकील गुप्ता ने सिर हिलाया। उनका चेहरा कठोर हो गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने उस व्यक्ति से संपर्क किया है जिसके बारे में मैंने बताया था। नाम है मिस्टर रावत। वह विदेशों में भारतीयों से जुड़े मामलों को संभालने वाले एक बहुत ही सक्षम और गोपनीय निजी जासूस हैं। उन्होंने यह मामला ले लिया है और काम शुरू कर दिया है। जल्द ही जानकारी आएगी। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। सिर्फ 2 दिन बाद वकील गुप्ता के माध्यम से मिस्टर रावत का एक एन्क्रिप्टेड ईमेल आया। उसमें तस्वीरों से भरी एक जिप फाइल और एक संक्षिप्त रिपोर्ट थी। मैंने कांपते हुए माउस से एक एक करके तस्वीरें खोलीं। पहली तस्वीर लंदन के एक शांत रिहायशी इलाके में आलीशान विला की थी। दरवाजे के सामने एक सफेद स्पोर्ट्स कार खड़ी थी, वही मॉडल जिसे रोहन ने कभी अपनी सपनों की कार बताया था। दूसरी तस्वीर, रोहन और नताशा एक सुपरमार्केट में शॉपिंग कार्ट धकेल रहे थे। वे एक नया घर बसाने वाले नवविवाहित जोड़े की तरह लग रहे थे। नताशा ने अपना सिर रोहन के कंधे पर टिका रखा था और उसका हाथ उसके पेट पर था, एक प्यार भरा इशारा। अगली तस्वीरें और भी क्रूर थीं। पूरा ससुराल विला के पिछवाड़े में खुशी खुशी डिनर कर रहा था। मेरी सास नताशा को खाना परोस रही थीं और मेरे ससुर खुलकर हंस रहे थे। मेरी ननद और नंदोई भी वहां थे और अपनी नई भाभी से घुल मिलकर बातें कर रहे थे। वे एक सच्चा परिवार थे और मैं सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति थी। एक वीडियो भी था जिसमें रोहन नताशा को सहारा देकर पार्क में टहल रहा था। वे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे और बीच बीच में रुककर एक दूसरे को चूम रहे थे। उनकी खुशी देखकर मुझे घिन आ रही थी। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा झकझोर दिया वह रिपोर्ट के अंतिम भाग में थी। मिस्टर रावत ने घर के किराए के अनुबंध, कार खरीद के अनुबंध और एक गौकिव अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति अस्पताल में प्रसव पूर्व देखभाल के पंजीकरण दस्तावेजों की भी जांच की थी। सब कुछ रोहन और नताशा के नाम पर था। और निर्णायक जानकारी, मिस्टर रावत ने उस पहले लेन देन का पता लगा लिया था जब रोहन ने नताशा को पहली बार पैसे भेजे थे। यह 3 साल पहले शुरू हुआ था। 3 साल। यह एक पल की गलती नहीं थी। यह कोई नया रिश्ता नहीं था। यह हमारी शादी के 1/3 हिस्से में चली एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित धोखाधड़ी थी। पिछले 3 साल जब मैं सूर्या ग्रुप में कड़ी मेहनत कर रही थी, कंपनी चला रही थी, जब मैं एक बच्चे के लिए रातों को सो नहीं पा रही थी, तब मेरा पति बाहर एक दूसरा परिवार बना रहा था।
पिछले 3 साल जब मैं अपने सास ससुर को एक मजबूत सहारा मानकर उनकी सेवा कर रही थी, तब वे अपने बेटे के पाप को छिपाने और मेरे बदले पैदा होने वाले पोते का खुशी खुशी स्वागत करने में व्यस्त थे। उनकी सारी चिंता और देखभाल महज एक भद्दा नाटक था। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और कुर्सी पर पीछे टिक गई। आलीशान दफ्तर अचानक दम घोंटने वाला लगा। मैं रोई नहीं, अब आंसू एक विलासिता और व्यर्थ थे। दर्द एक अलग भावना में बदल गया था, कुछ बहुत ठंडा और तेज। यह दृढ़ संकल्प था। सबूत यहां थे, अकाट्य। वे न केवल इस शादी को खत्म करने के हथियार थे, बल्कि वे हर दिन मुझे उन लोगों की क्रूरता की याद दिलाएंगे। उन्होंने मेरी जवानी के 10 साल, मेरा विश्वास, मेरा प्यार छीन लिया। अब मैं वह सब कुछ वापस लूंगी जो मेरा है, और वह भी जो वे मेरे पिता के हणी हैं। कुछ दिनों बाद जब मैं सब कुछ भूलने के लिए काम में डूबी हुई थी, मेरे डेस्क पर रखे फोन पर मेरी सास का वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरे गले में कड़वाहट भर गई, लेकिन मैंने जल्दी से खुद को संभाला, एक गहरी सांस ली और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ फोन उठाया। नमस्ते माँ जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ। आप और सब लोग कैसे हैं? हाँ, हम सब ठीक हैं बेटा, उन्होंने हमेशा की तरह प्यार भरी आवाज में कहा। यहाँ की हवा बहुत ताज़ा और अच्छी है। हमने सोचा हमारी बेटी अकेले घर पर कैसी होगी, काम में बहुत व्यस्त तो नहीं है, इसीलिए फोन किया। तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है। मैंने पूरी तरह से अभिनय करते हुए अपने गालों पर हाथ फेरा। हाँ माँ जी, साल का अंत है तो काम थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं ठीक से खा पी रही हूँ, आप चिंता न करें। उन्होंने एक सांस भरी और सहानुभूति भरी आंखों से मुझे देखा। बेटा, काम जरूरी है, लेकिन परिवार ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी शादी को भी 10 साल हो गए हैं, अब बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं और तुम्हारे ससुर जी तो बस पोते का मुंह देखने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा करो, काम खत्म करके यहाँ आ जाओ हमारे पास कुछ दिन आराम करने, थोड़ा माहौल भी बदलेगा। और यहाँ की मेडिकल तकनीक भी अच्छी है, क्या पता कोई अच्छी खबर मिल जाए। उनकी बातें सुनकर मैं जोर से हंसना चाहती थी। यह नाटक किसके लिए था? वह अच्छी तरह जानती थीं कि मुझे और कोशिश करने की जरूरत क्यों नहीं है। जिस पोते का वह बेसब्री से इंतजार कर रही थीं, वह एक दूसरी औरत के पेट में उसी घर में पल रहा था जहां वह रह रही थीं। मुझे उकसाना दरअसल जल्द ही पैदा होने वाले पोते के आगमन को सही ठहराने का एक तरीका था। कितना उत्तम नाटक था। मैंने जबरदस्ती एक उदास मुस्कान अपने चेहरे पर लाई। हाँ माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। शायद अभी हमारा समय नहीं आया है। यह काम खत्म होते ही मैं फिर से ठीक से जांच करवाऊंगी। तभी मेरे ससुर जी स्क्रीन पर आए। उन्होंने हमेशा की तरह एक दयालु मुस्कान के साथ मुझे हाथ हिलाया। प्रिया बेटा, मैं बोल रहा हूँ, रोहन बिजनेस ट्रिप पर मेहनत कर रहा है। तुम तो कम से कम घर पर अपना ध्यान रखो, ज्यादा मेहनत मत करना। जी पापा जी, मैं ठीक हूँ। आप और माँ जी भी अपना ध्यान रखिएगा। एक और बेशर्म झूठ, बिजनेस ट्रिप। उनका परिवार, बूढ़े से लेकर जवान तक, सब बेहतरीन अभिनेता थे। वे मिलकर पाप को छिपा रहे थे और मिलकर मेरी भावनाओं और विश्वास को कुचल रहे थे। वे सोचते थे कि मैं एक मूर्ख हूं जो मीठी बातों और झूठी परवाह में आसानी से आ जाऊंगी। कॉल खत्म होते ही मेरे होठों से मुस्कान गायब हो गई। मैं उठी और खिड़की के पास जाकर नीचे की भीड़ भरी गाड़ियों को देखने लगी। उनके पाखंड से मुझे उबकाई आ रही थी। पिछले 10 साल मैं भेड़ की खाल में भेड़ियों के बीच रही हूं। वे मुझे पुचकारते रहे, प्यार करने का नाटक करते रहे, लेकिन पीठ पीछे वे मुझे चीरफाड़ करने की तैयारी कर रहे थे। यह नाटक मैंने बहुत देख लिया। अब पर्दा गिराने की बारी मेरी थी। लेकिन पर्दा गिराने से पहले मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि इस नाटक के सभी कलाकार अपनी भूमिका के लिए बहुत महंगी कीमत चुकाएं। इससे पहले कि ससुराल के प्रति मेरी घृणा कम होती, एक और खंजर ने सीधे मेरे दिल पर वार किया। यह मेरे पिता की विरासत से बना खंजर था, इसलिए यह और भी तेज और क्रूर था। उस सुबह वकील गुप्ता ने मुझे अभूतपूर्व रूप से गंभीर चेहरे के साथ अपने दफ्तर बुलाया। उन्होंने एक मोटी फाइल डेस्क पर रखी। प्रिया बेटी, बैठो। अब जो तुम देखोगी उसके लिए अपना दिल मजबूत कर लो। उन्होंने फाइल खोली और भविष्य प्रकाश फाउंडेशन के विस्तृत खर्च के विवरण की ओर इशारा किया। जैसा कि हम जानते हैं, रोहन मल्होत्रा ने छात्रवृत्ति के नाम पर उस नताशा नाम की औरत को पैसे भेजे थे, लेकिन यह रकम हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। यह कुछ लाख नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए थे जो 3 साल में छोटे छोटे टुकड़ों में भेजे गए। सैकड़ों करोड़।
ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सीना जकड़ लिया हो। यह चैरिटी फाउंडेशन मेरे पिता का सपना था, इसे गरीब लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों की मदद करने और पिछड़े इलाकों में ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन रोहन मल्होत्रा, जिस दामाद पर मेरे पिता इतना भरोसा करते थे, उसने इसे अपनी प्रेमिका के लिए एक एटीएम बना दिया था। उसने मेरे पिता के खून, पसीने, दानदाताओं के पैसे और उन पैसों से जिनसे किताबें खरीदी जानी थीं और स्कूल बनाए जाने थे, उसे एक अच्छा घर और एक महंगी कार खरीद कर दी। कमीना, मैंने दांत पीसे। पहली बार मैं अपना गुस्सा नहीं दबा सकी। वह इंसान नहीं है। वकील गुप्ता ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे सांत्वना दी। शांत हो जाओ, गुस्सा समस्याओं को हल नहीं करता। हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा और यह सबसे जरूरी बात है। उन्होंने एक और दस्तावेज मेरी ओर खिसकाया। आज सुबह रोहन की सेक्रेटरी ने यह बात तुम्हारे दफ्तर भेजा था। साल के अंत के ऑडिट को पूरा करने के लिए तुरंत हस्ताक्षर करने के लिए कहा है। इसे देखो। मैंने दस्तावेज उठाया। कवर पर बड़े अदब से लेखा परीक्षा लेन देन पुष्टि पत्र लिखा था। सामग्री पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निवेश और लेन देन की पुष्टि करने वाले सामान्य खंड थे। कुछ भी संदिग्ध नहीं था। यह हर साल की सामान्य कागजी कार्रवाई थी। इसमें क्या समस्या है, अंकल? मैंने पूछा। वकील गुप्ता ने आखिरी पन्ने को पलटा और परिशिष्ट में बहुत छोटे अक्षरों की ओर इशारा किया। यहां अनुबंध परिशिष्ट संख्या HDCNS। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। मैंने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा। मेरा दिल रुक सा गया। यह वही नंबर था जो मेरे पिता ने मेरे लिए तैयार किए गए स्टॉक ट्रस्ट और ट्रांसफर एग्रीमेंट का था। उन छोटे अक्षरों में लिखा था, अधो हस्ताक्षरी, सूर्या ग्रुप के पुनर्गठन और निवेश विस्तार के लिए अपने स्वामित्व वाले सूर्या ग्रुप के 20% शेयरों को निदेशक रोहन मल्होत्रा को बिना शर्त हस्तांतरित करने के लिए सहमत है। यह उसका असली मकसद था। वह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि पूरा सूर्या ग्रुप, मेरे पिता की पूरी विरासत को निगलना चाहता था। उसने मेरे भरोसे और काम करने की आदतों का इस्तेमाल करके मुझे एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए फंसाने की एक बहुत ही चालाक चाल चली थी जो मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर सकती थी अगर मैं सतर्क नहीं होती। अगर मैंने हमेशा की तरह सरसरी निगाह से देखकर हस्ताक्षर कर दिया होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। मेरी रीढ़ में ठंडा पसीना दौड़ गया। कितनी शातिर चाल है, वकील गुप्ता ने घृणा से भरी आवाज में कहा। उसने तुम्हें एक भोली भाली लड़की समझा है। उसने सब हिसाब लगा लिया होगा। यह 20% शेयर मिलने के बाद उसके मौजूदा शेयरों और अन्य शेयरधारकों के समर्थन के साथ उसके पास तुम्हें बोर्ड से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। मैं उस कागज को घूरती रही। मेरे अंदर की नफरत चरम पर थी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। वह जाल बिछाना चाहता है। ठीक है, मैं उसी जाल को उसकी कब्र बना दूंगी। मैंने सिर उठाकर वकील गुप्ता की आंखों में सीधे देखा। मेरी आवाज अजीब तरह से शांत थी। अंकल, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगी। वकील गुप्ता चौंक गए। यह क्या कह रही हो प्रिया? पागल हो गई हो क्या? इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब है सब कुछ खो देना। नहीं अंकल, मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हस्ताक्षर तो मैं करूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं यह कहकर समय लूंगी कि मुझे इसे और ध्यान से देखना होगा। इस बीच हम एक और अनुबंध तैयार करेंगे जिसका प्रारूप तो यही होगा, लेकिन सामग्री बिल्कुल विपरीत होगी। अगर वह शब्दों का खेल खेलना चाहता है तो मैं भी उसके साथ खेलूंगी। अगर वह मुझे धोखा देना चाहता है तो मैं भी उसे धोखा दूंगी। तब यह मैं नहीं, बल्कि वह होगा जो अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करेगा। मेरी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर वकील गुप्ता की हैरानी समझ में बदल गई और फिर उन्होंने दृढ़ता से सिर हिलाया। ठीक है, जैसा तुम कहो। लगता है इस बूढ़ी लोमड़ी के जाल में फांसने का समय आ गया है। अगले कुछ दिनों तक मैं पागलों की तरह काम में जुटी रही। दिन में मैं अभी भी एक सक्षम और दृढ़ मार्केटिंग हेड थी जो साल के अंत के सभी अभियानों का सुचारू रूप से संचालन कर रही थी। रात में मैं वकील गुप्ता और उनकी टीम के साथ वित्तीय रिपोर्टों की एक पंक्ति का विश्लेषण करती, रोहन द्वारा निकाले गए काले धन के निशान का पता लगाती। काम के तनाव के साथ धोखे का दर्द और बदले की योजना का तनाव मेरे कंधों पर भारी पड़ रहा था। मेरा वजन तेजी से गिर गया और पेट में ऐंठन बढ़ने लगी। पहले यह हल्का दर्द था,
लेकिन धीरे धीरे यह चाकू चुभने जैसा तेज हो गया। मैंने सोचा कि यह तनाव और अनियमित खान पान के कारण होगा और कुछ एंटासिड खाकर फिर से काम में लग गई। फिर एक बुधवार की सुबह जब मैं सभी वरिष्ठ अधिकारियों के सामने नए साल की योजना प्रस्तुत कर रही थी, जब मैं अपनी मेहनत से तैयार की गई विदेशी बाजार विस्तार की रणनीति के बारे में बात कर रही थी, अचानक मेरे पेट में एक असहनीय तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने किसी तरह डेस्क का कोना पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। होश खोने से पहले मैंने केवल अपनी सेक्रेटरी की घबराई हुई चीख और एक कुर्सी के गिरने की धीमी आवाज सुनी। जब मैं जागी तो अस्पताल की विशिष्ट कीटाणुनाशक गंध मेरी नाक में आई। मैं एक सफेद बिस्तर पर लेटी थी और मेरे हाथ में एक आईव ड्रिप लगी थी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त अदिति लाल आंखों के साथ मेरे पास बैठी थी। मुझे आंखें खोलते देख उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। प्रिया, होश आ गया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं ठीक हूं, मैं बमुश्किल फुसफुसाई। मेरा गला सूखा हुआ था, बस थोड़ी थकान थी। तभी एक दयालु दिखने वाले अधेड़ उम्र के डॉक्टर कमरे में आए। उन्होंने मुझे एक अफसोस भरी नजर से देखा और फिर अदिति से कहा, क्या मैं मरीज से अकेले में कुछ बात कर सकता हूं? अदिति ने सिर हिलाया और अनिच्छा से बाहर चली गई। कमरे में हम दोनों के अकेले रह जाने पर डॉक्टर चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गए और मुझे देखकर बोले, प्रिया जी, मैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग का प्रमुख डॉ. आनंद जोशी हूं। हमने आपके कुछ टेस्ट और एक एंडोस्कोपी की है। परिणामों के अनुसार आपके पेट में एक ट्यूमर पाया गया है। मेरा दिल रुक सा गया। ट्यूमर? क्या यह खतरनाक है डॉक्टर? मैंने कांपती आवाज में बमुश्किल पूछा। डॉ. जोशी ने एक सांस ली। हमने बायोप्सी के लिए भेजा है, लेकिन एंडोस्कोपी की छवियों और मेरे अनुभव के आधार पर यह पेट के कैंसर का प्रारंभिक चरण होने की बहुत अधिक संभावना है। यह आपके पिता स्वर्गीय प्रकाश शर्मा जी के मामले से बहुत मिलता जुलता है, जिनका 5 साल पहले निधन हो गया था। वे भी मेरे मरीज थे। पेट का कैंसर, वही बीमारी जिसने 5 साल पहले मेरे पिता की जान ले ली थी। इतिहास क्रूरता से खुद को दोहरा रहा था। यह झटका बहुत बड़ा और अचानक था। अभी क्यों? जब मुझे लड़ने के लिए स्वास्थ्य और ठंडे दिमाग की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब नियति ने यह मौत का फरमान सुना दिया। अब तक दबाए हुए आंसू बेकाबू होकर बह निकले। मैं मजबूत थी, दृढ़ थी, लेकिन जीवन की नाजुकता के सामने मैं सिर्फ एक कमजोर औरत थी। बुजुर्ग डॉक्टर ने मेरे रोना बंद होने तक चुपचाप इंतजार किया। जब मैं थोड़ी शांत हुई तो उन्होंने धीरे से कहना जारी रखा, प्रिया जी, मैं जानता हूं कि यह एक बड़ा झटका है, लेकिन आज की चिकित्सा 5 साल पहले की तुलना में बहुत उन्नत है। चूंकि इसका जल्दी पता चल गया है, इसलिए ठीक होने की दर बहुत अधिक है। हम जल्द से जल्द ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी करेंगे और उसके बाद बचे हुए कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कीमोथेरेपी करेंगे। आपको विश्वास रखना होगा, सकारात्मक सोचना होगा। मैंने अपने आंसू पोंछे और खिड़की से बाहर देखा। आसमान अभी भी नीला था, धूप गर्म थी और जीवन चल रहा था। मैं मर नहीं सकती थी, कम से कम अभी नहीं। अभी बहुत कुछ करना बाकी था। जिन लोगों ने मुझे और मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया, वे अभी भी बाहर घूम रहे हैं। मैं ऐसे ही मर नहीं सकती। इस झटके ने मुझे तोड़ा नहीं, इसने मुझे और मजबूत बना दिया। इसने मुझे सब कुछ खत्म करने का एक कारण और एक समय सीमा दे दी। मैंने फिर से डॉ. जोशी की ओर देखा। मेरी आंखों में दृढ़ता थी। धन्यवाद डॉक्टर, मैं सर्जरी करवाऊंगी, लेकिन क्या आप मुझे सिर्फ 2 हफ्ते का समय दे सकते हैं? मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। बस 2 हफ्ते। डॉ. जोशी थोड़ी देर के लिए झिझके, लेकिन मेरी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प देखकर उन्होंने अंततः सिर हिला दिया। ठीक है, 2 हफ्ते, लेकिन उसके बाद आपको तुरंत भर्ती होना होगा। एक भी दिन की देरी नहीं। याद रखें, आपकी जान सबसे पहले है। हाँ, मैं वादा करती हूं। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक और साहसी और अधिक तत्काल योजना मेरे दिमाग में आकार लेने लगी। 2 हफ्ते। सब कुछ खत्म करने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते थे। मेरी बदले की योजना अब केवल संपत्ति वापस पाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि समय के खिलाफ एक दौड़ थी और जीवन और मृत्यु का एक दांव था जिसे मैं हार नहीं सकती थी। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी और अदिति मेरे लिए सेब छीलते हुए मेरी सेहत की उपेक्षा करने के लिए लगातार बड़बड़ा रही थी। मैं चुपचाप सुनती रही,
अपने दिमाग में अगले 2 हफ्तों में खेले जाने वाले जीवन और मृत्यु के दांव के हर कदम को व्यवस्थित कर रही थी। तभी मेरे सिरहाने रखी मेज पर पड़ा टैबलेट पीसी रोशन हो गया। स्क्रीन पर रोहन का वीडियो कॉल आ रहा था। मेरा दिल सिकुड़ गया। मैंने अदिति को चुप रहने का इशारा किया, एक गहरी सांस ली, अपने बाल ठीक किए और एक यथासंभव प्राकृतिक लेकिन कमजोर दिखने वाली मुस्कान के साथ कॉल का बटन दबाया। रोहन का चेहरा दिखाई दिया। वह सचमुच चिंतित लग रहा था, लेकिन अब मैं जानती थी कि उस चेहरे के पीछे कितनी चालाक गणना और पाखंड छिपा है। प्रिया, तुम ठीक हो? कंपनी में बेहोश होने की खबर सुनकर मैं कितना डर गया था। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कुछ गंभीर तो नहीं है? उसने चिंता से भरे स्वर में सवालों की बौछार कर दी। मैंने हल्के से खांसते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और एक कमजोर मरीज की भूमिका निभाई। मैं ठीक हूं रोहन, बस आजकल ज्यादा काम की वजह से लो ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हो गई थी। कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाऊंगी। चिंता मत करो। मैं उसे ट्यूमर के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकती थी। मुझे उसकी हमदर्दी नहीं चाहिए थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मेरी योजना को बर्बाद कर देती। उसे यह सोचना था कि मैं अभी भी स्वस्थ और आसानी से हेरफेर की जा सकने वाली मूर्ख हूं। रोहन ने एक बनावटी राहत की सांस ली। चलो, अच्छा है। मैं सचमुच डर गया था। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। काम कितना भी जरूरी हो, तुम्हारी सेहत से बढ़कर नहीं है। मैं दूर हूं, तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पा रहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसकी मीठी बातें सुनकर मुझे उबकाई आ रही थी। बुरा लग रहा है? अगर उसे सच में बुरा लगता तो वह इस समय दुनिया के दूसरे छोर पर किसी दूसरी औरत और उनके बच्चे की देखभाल नहीं कर रहा होता। कुछ खोखली बातों के बाद वह आखिरकार मुद्दे पर आया। प्रिया, मुझे पता है तुम थकी हुई हो, लेकिन एक जरूरी काम है। मेरी सेक्रेटरी ने जो कागजात भेजे थे वो देखे तुमने? यहाँ के पार्टनर बहुत जोर दे रहे हैं। अगर हम जल्दी फैसला नहीं करते तो हम यह बड़ा निवेश का मौका खो देंगे। यह हमारी कंपनी और हम दोनों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आखिरकार लोमड़ी ने अपनी पूंछ दिखा ही दी। मैंने जानबूझकर त्योरियां चढ़ाई और थकी हुई होने का नाटक किया। कागजात शायद देखे थे, लेकिन कल से इतनी थकान है कि सिर चकरा रहा है। मैं कुछ पढ़ नहीं पाई। अस्पताल से छुट्टी के बाद ही देख पाऊंगी। अभी तो अक्षर देखते ही आंखें घूम रही हैं। रोहन के चेहरे पर एक पल के लिए अधीरता झलकी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छिपा लिया। उसने फिर से फुसलाने वाली आवाज में कहा, मुझे पता है तुम थकी हुई हो, लेकिन प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दो। बस आखिरी पन्ने पर साइन करने हैं। बाकी सब मैंने ध्यान से देख लिया है। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भविष्य के लिए थोड़ी हिम्मत करो। हमारे भविष्य के लिए। पहले यह सुनकर मैं कितनी खुश होती, लेकिन अब यह सिर्फ घिनौना था। वह जिस भविष्य की बात कर रहा था उसमें मेरी कोई जगह नहीं थी। मैं देखती हूं, मैंने थोड़ा नाराज होते हुए जवाब दिया। एक तो मेरी तबीयत ऐसी है, ऊपर से तुम कंपनी के कामों की चिंता करा रहे हो। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। नहीं प्रिया, मैं सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह करता हूं। रोहन ने जल्दी से मुझे शांत किया। मैं मां को फोन करके कहूं कि कुछ दिन तुम्हारा ख्याल रखें। उसने अपनी मां का भी जिक्र करने की हिम्मत की। कितना उत्तम संयुक्त नाटक था। मैंने सिर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं। अदिति है यहाँ। मां इतनी दूर से आएंगी तो परेशान होंगी। उन्हें आराम करने दो। कुछ और बेमतलब की बातों के बाद कॉल खत्म हो गई। स्क्रीन के अंधेरा होते ही मेरे होठों से मुस्कान गायब हो गई। मेरे पूरे शरीर की ताकत चली गई थी। बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि एक असहनीय नाटक को जबरदस्ती निभाने की वजह से रोहन बेचैन हो रहा था। यह एक अच्छा संकेत था। मछली ने चारा निगलना शुरू कर दिया था। मैं उसे थोड़ा और इंतजार कराऊंगी और बेचैन करूंगी। वह जितना बेचैन होगा उतनी ही आसानी से गलती करेगा। जब मैं अस्पताल से छुट्टी लेकर घर पर आराम कर रही थी, अदिति लगभग मेरे घर में ही रहने लगी थी। वह मेरी सेहत से ज्यादा मेरी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित थी। वह मुझे देखकर दुखी होती थी। पीला, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में हमेशा एक गणना। एक शाम अदिति मेरे पास बैठकर गंभीरता से बोली, प्रिया, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई योजना है और मैं तुम्हारा समर्थन करती हूं, लेकिन तुम अकेले यह सब कैसे करोगी? तुम्हें और लोगों की मदद चाहिए। मेरे पास वकील गुप्ता हैं। मैंने जवाब दिया। वकील गुप्ता सिर्फ कानूनी मामलों में मदद कर सकते हैं।
बाकी का क्या? जब सब कुछ सामने आएगा तो क्या तुमने नहीं सोचा कि मल्होत्रा परिवार मीडिया का इस्तेमाल करके तुम्हें बदनाम करेगा और तुम्हें पीड़ित से अपराधी बना देगा? उनके पास पैसा है, संपर्क हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। अदिति की बातों ने मुझे झकझोर दिया। हाँ, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। मैं सबूत इकट्ठा करने और संपत्ति की रक्षा करने पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि मैं भूल गई थी कि इस लड़ाई का एक और मोर्चा है, जनमत। जब मैं चुप रही तो अदिति ने आगे कहा, मेरा एक चचेरा भाई है, एक खोजी पत्रकार, नाम है समीर वर्मा। बहुत काबिल और ईमानदार है और खासकर पाखंडी लोगों से नफरत करता है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या तुम उससे मिलना चाहोगी? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिला दिया। यह वही टुकड़ा था जो गायब था। मुलाकात एक शांत गली में छिपे एक छोटे से कैफे में हुई। समीर वर्मा मेरी सोच से ज्यादा जवान लग रहा था। वह लंबा और दुबला था, काले फ्रेम का चश्मा पहने था और उसकी आंखें बहुत तेज थीं। जब मैंने अपनी कहानी बिना किसी अतिशयोक्ति या भावुकता के केवल तथ्यों के साथ संक्षेप में बताई तो वह कुछ देर चुप रहा। प्रिया जी, उसने आखिरकार मुंह खोला, अगर आपकी कहानी सच है तो यह सिर्फ एक पारिवारिक कांड नहीं है, बल्कि एक बड़ा आर्थिक अपराध है। चैरिटी फंड का गबन, संपत्ति को विदेश ले जाने के लिए फर्जी कंपनियों की स्थापना। इन अपराधों के लिए ही आपके पति को बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। मैं जानती हूं और मेरे पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। मैंने दृढ़ता से कहते हुए उसे एक USB दी। इसमें मेरे पास जो कुछ है उसका एक हिस्सा है। कृपया रोहन, मल्होत्रा द्वारा स्थापित फर्जी कंपनियों और उसके विदेशी धन के प्रवाह के बारे में और गहराई से जांच करें और सबसे जरूरी तैयार रहें। जब समय आएगा तो सब कुछ एक साथ सभी मीडिया चैनलों पर आना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसके और उसके पूरे परिवार के पास अपने अपराधों से इनकार करने का कोई रास्ता बचे। समीर वर्मा ने USB ले ली। उसकी आंखों में एक बड़े मामले से पहले एक पत्रकार की दिलचस्पी चमक रही थी। चिंता मत कीजिए, मुझे ऐसी कहानियां पसंद हैं। न्याय होना चाहिए। मैं तुरंत काम शुरू करता हूं। अदिति के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। समीर वर्मा की मदद से मैं और भी शक्तिशाली हो गई थी, लेकिन मल्होत्रा परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए मुझे उस चीज पर हमला करना था जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा गर्व था, उनके खानदानी नाम पर। और मैंने एक घातक कमजोरी खोज निकाली। मेरे पिता के पुराने संपर्कों के माध्यम से वकील गुप्ता ने मेरे ससुर के एक चौंकाने वाले रहस्य का पता लगाया। मेरी सास से शादी करने से पहले वह अंजलि देसाई नाम की एक महिला से बहुत प्यार करते थे। जब वह गर्भवती थी तो उन्होंने उसे एक बेहतर परिवार की मेरी सास से शादी करने के लिए छोड़ दिया। बच्चे का गर्भपात हो गया। दशकों तक श्रीमती अंजलि देसाई एक पुराने अपार्टमेंट में चुपचाप अकेली रहती थीं। मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। बारिश की फुहारों वाली एक दोपहर थी। मैंने श्रीमती अंजलि देसाई के पुराने अपार्टमेंट का पता लगाया। दरवाजा खोलने वाली महिला के बाल सफेद थे और चेहरे पर उम्र की गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी साफ और सुंदर थीं। उसने मुझे संदेह की नजर से देखा। मैंने घूमा फिर आकर बात नहीं की। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। मैं तेजपाल मल्होत्रा जी की बहू हूं। उस नाम को सुनकर श्रीमती देसाई का चेहरा बदल गया। वह दरवाजा बंद करने वाली थीं, लेकिन मैंने जल्दी से अपना हाथ बीच में लगा दिया। 1 मिनट रुकिए, मैं किसी बुरे इरादे से नहीं आई हूं। मैं भी उस परिवार की ठगी हुई हूं। मैं अपने लिए और शायद आपके लिए भी न्याय चाहती हूं। शायद मेरी आंखों की सच्चाई ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। मेरी कहानी सुनते समय श्रीमती देसाई चुप रहीं, बस बीच बीच में अपने गालों पर बहते आंसुओं को चुपचाप पोंछती रहीं। जब मेरी कहानी खत्म हुई तो उन्होंने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला और उसमें से पीले पड़ चुके पत्रों का एक बंडल और कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें निकाली। यह सब कुछ है जो उस आदमी ने मेरे लिए छोड़ा था। हमेशा के प्यार के वादे, एक खुशहाल भविष्य के सपने। अंत में सिर्फ धोखा और दर्द ही बचा। उन्होंने वे चीजें मुझे दीं। ले जाओ इन्हें। अगर यह उस आदमी का असली चेहरा दिखाने में मदद करता है तो मेरे दशकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैंने उनकी यादें स्वीकार की। मेरा दिल भारी था। मैंने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और घर से निकल गई। बाहर बारिश रुक चुकी थी। मेरे ससुर के प्रेम पत्रों के साथ मुझे पता था कि मेरे पास एक और तेज हथियार आ गया है।
मैं न केवल रोहन को सामाजिक रूप से दफन कर दूंगी, बल्कि उसके पूरे परिवार के दशकों पुराने पाखंड के नकाब को भी फाड़ दूंगी। अगले दिन मुझे डॉ आनंद जोशी का फोन आया। बायोप्सी के परिणाम आ गए थे। मैं अकेले ही अस्पताल गई। मेरा मन अजीब तरह से शांत था। मैं सबसे बुरे के लिए तैयार थी। और जब डॉ जोशी ने एक अफसोस भरे चेहरे के साथ प्रारंभिक निदान की पुष्टि की, पेट का प्रारंभिक चरण का कैंसर, मैंने बस सिर हिला दिया। कोई आंसू नहीं, कोई दहशत नहीं, केवल एक ठंडी स्पष्ट वास्तविकता थी। घड़ी ने 14 दिनों की उलटी गिनती शुरू कर दी थी। उस रात मैंने अदिति को बताया। मैं अब और नहीं छिपा सकती थी। विला के शांत लिविंग रूम में बैठकर मैंने उसे टेस्ट रिपोर्ट दिखाई। वह कागज को घूरती रही, फिर मुझे देखा। उसकी दोनों आंखों में भ्रम और अविश्वास भरा था। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह हकलाते हुए कांपती आवाज में बोली, प्रिया, यह गलत है ना? जरूर अस्पताल से कोई गलती हुई है। वह कागज को भींचकर रोने लगी। तुम्हें तुरंत सर्जरी करवानी होगी। बाकी कुछ भी जरूरी नहीं है। तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। वो कमीना, कंपनी, सब कुछ छोड़ दो। पहले तुम्हें जीना होगा। मैंने उसके कांपते हाथों को पकड़कर कसकर भींच लिया। अदिति, मेरी बात सुनो। मैं सर्जरी करवाऊंगी। मैंने डॉक्टर से वादा किया है, लेकिन अभी नहीं। क्यों? वह गुस्से में चिल्लाई। अभी क्यों नहीं? तुम अपनी जान से खेल रही हो। जानती हो? क्योंकि मैं जानती हूं। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। मेरी आवाज दृढ़ और स्पष्ट थी। क्योंकि मैं जानती हूं, इसीलिए मैं इस हालत में ऑपरेशन टेबल पर नहीं लेट सकती। अदिति, सूर्या फैशंस सिर्फ एक संपत्ति नहीं है। यह मेरे पिता के जीवन भर की मेहनत है। मैं इसे एक ऐसे नीच आदमी के हाथों में नहीं जाने दे सकती जिसने मुझे धोखा दिया और मेरे पिता के नाम पर बने चैरिटी फंड का गबन करके अपनी प्रेमिका को पाला। अगर सर्जरी के दौरान मुझे कुछ हो गया तो रोहन मल्होत्रा मेरी संपत्ति के एक हिस्से का कानूनी वारिस बन जाएगा। वह इसका इस्तेमाल करके कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं शांति से मर नहीं पाऊंगी। मेरे पिता की विरासत को ऐसे आदमी द्वारा बर्बाद होते देखने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मेरी बातों की दृढ़ता से अदिति निशब्द हो गई। उसने मुझे देखा और शायद पहली बार उसने मेरी आंखों में जलती हुई ज्वाला को देखा। यह अंधी नफरत की ज्वाला नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी और सुरक्षा की ज्वाला थी। मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, मैंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। इन 2 हफ्तों में मुझे सब कुछ खत्म करना है। मुझे रोहन को वापस बुलाना है और उसे ऐसे कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए फंसाना है जिससे वह सभी अधिकार छोड़ दे। अपने हिस्से को सुरक्षित करने के बाद मैं शांति से ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी। परिणाम चाहे जो भी हो, मैंने एक बेटी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी। समझी? अदिति ने बिना कुछ कहे मुझे गले लगा लिया और सिसकने लगी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। मुझे पता था कि वह मेरी परवाह करती है, लेकिन इस जुए में केवल मैं ही खेल सकती थी। यह मेरे जीवन और मेरे पिता की विरासत पर लगा एक दांव था और मेरे पास जीतने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस रात अदिति के सो जाने के बाद मैं अपने पिता के स्टडी में अकेली बैठी थी। मैंने दराज खोली और उनकी एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में मेरे पिता एक दयालु और गर्मजोशी भरी आंखों से मुस्कुरा रहे थे। मैंने चुपचाप तस्वीर में उनके चेहरे को सहलाया। पापा, मैं फुसफुसाई, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। सूर्या ग्रुप को जो कुछ भी आपने छोड़ा है, मैं किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। इस जीवन और मृत्यु के दांव में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम सूर्या ग्रुप के दिल, यानी मेरे पिता द्वारा मुझे दिए गए शेयरों की रक्षा करना था। अगर रोहन उन्हें हासिल कर लेता तो बाकी सब कुछ बेमानी हो जाता। मैं इस मामले पर उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ सकती थी। उसे मेरे कानूनी पति होने का फायदा था। मुझे एक ऐसी अप्रत्याशित चाल की जरूरत थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो। अगले दिन सुबह मैंने वकील गुप्ता के साथ एक गुप्त बैठक की व्यवस्था की। जगह कंपनी या वकील का दफ्तर नहीं, बल्कि मेरे पिता के पुराने स्वामित्व वाले एक हिल स्टेशन के एक रिजॉर्ट विला में थी। केवल 3 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। निर्माण के शुरुआती दिनों से मेरे पिता का अनुसरण करने वाले मिस्टर खन्ना, अपनी ईमानदारी और सावधानी के लिए प्रसिद्ध वित्त टीम की श्रीमती मेहता और वफादार और दृढ़ लॉजिस्टिक्स प्रमुख मिस्टर सिंह। वे न केवल महत्वपूर्ण शेयर धारक थे, बल्कि वे बड़े थे जिनका मैं सम्मान करती थी, जिन्होंने मुझे बड़ा होते देखा था। जब तीनों अंदर आए तो सभी के चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने सुना था कि मैं बीमार पड़ गई थी।
और सोचा था कि मैंने उन्हें स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या के लिए बुलाया है। मैंने उन्हें बिठाया, खुद चाय परोसी और फिर सीधे मुद्दे पर आई। खन्ना अंकल, मेहता आंटी, सिंह अंकल, आज मैंने आपको इसीलिए बुलाया है क्योंकि यह सूर्या ग्रुप के अस्तित्व का सवाल है। मैंने अकाट्य सबूत मेज पर रखे। लंदन में रोहन और उसकी प्रेमिका की तस्वीरें, चैरिटी फाउंडेशन से निकाले गए सैकड़ों करोड़ के लेन देन के विवरण और अंत में मेरे 20% शेयरों को हस्तांतरित करने वाले परिशिष्ट के साथ जाली लेखा परीक्षा पुष्टि पत्र। इन्हें देखकर तीनों के चेहरे का रंग बदल गया। चिंता विस्मय में और फिर क्रोध में बदल गई। सबसे तेज स्वभाव वाले मिस्टर खन्ना ने मेज पर जोर से हाथ मारा। हरामखोर! चेयरमैन साहब ने उस पर इतना भरोसा किया, अपनी सबसे प्यारी बेटी तक उसे दे दी और उसने ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत की। वह एक दिन भी और सूर्या ग्रुप में रहने के लायक नहीं है। श्रीमती मेहता शांत थीं, लेकिन उनकी तेज आंखों में एक ठंडी चमक थी। कितनी चालाक और शातिर योजना है! उसने यह योजना बहुत पहले बनाई होगी। अगर प्रिया ने समय पर पता नहीं लगाया होता तो सूर्या ग्रुप का मालिक अब तक बदल चुका होता। मैंने उनके गुस्से के थोड़ा शांत होने का इंतजार किया और फिर अपनी योजना बताई। मैं जानती हूं कि रोहन मल्होत्रा इस साजिश को नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्द ही इलाज के लिए कुछ समय के लिए दूर जाना होगा। उस दौरान मैं अपने पिता की संपत्ति को खतरे में नहीं डाल सकती। इसीलिए यह एक बहुत ही जोखिम भरा अनुरोध हो सकता है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं आप तीनों से एक अनुरोध करना चाहती हूं। मैं एक पल के लिए रुकी और एक एक करके उनकी आंखों में सीधे देखा। मैं चाहती हूं कि आप मेरे सूर्या ग्रुप के 30% शेयर अस्थायी रूप से अपने पास रखें, वकील गुप्ता की देखरेख में एक स्पष्ट कानूनी प्रभाव वाले ट्रस्ट अनुबंध के रूप में। ऐसा करने से मेरे शेयर अब रोहन का निशाना नहीं बनेंगे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रुप की मुख्य शक्ति उन लोगों के हाथों में रहेगी जो मेरे पिता के प्रति सबसे वफादार थे। तीनों चुप हो गए। वे मामले की गंभीरता को समझ गए। इतनी बड़ी मात्रा में शेयर प्राप्त करना न केवल एक सम्मान था, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी भी थी जिसमें जोखिम था। तभी वकील गुप्ता ने आगे बढ़कर ट्रस्ट अनुबंध के कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया, यह आश्वासन देते हुए कि सब कुछ दोनों पक्षों के लिए पारदर्शी और सुरक्षित होगा। काफी सोच विचार के बाद सबसे कम बोलने वाले मिस्टर सिंह ने पहले मुंह खोला। एक बार चेयरमैन साहब ने हमसे कहा था कि सूर्या ग्रुप उनकी जान है और प्रिया उनका दिल है। अब उनकी जान और दिल दोनों खतरे में हैं। हम उनके एहसानमंद हैं। हमारे पास हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का कोई सूर्या ग्रुप उनकी जान कारण नहीं है। मिस्टर खन्ना और श्रीमती मेहता ने भी एक साथ सिर हिलाया। ठीक है, हम इसे स्वीकार करते हैं। प्रिया, तुम चिंता मत करो और अपने इलाज पर ध्यान दो। हम यहाँ हैं। हम उस रोहन मल्होत्रा को सूर्या ग्रुप का एक तिनका भी छूने नहीं देंगे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। मैं उठी और तीनों को गहराई से सिर झुकाकर प्रणाम किया। धन्यवाद। मैं यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। ट्रस्ट अनुबंध पर वहीं हस्ताक्षर किए गए। जब सभी हस्ताक्षरों के साथ पूरा अनुबंध मेरे हाथ में था तो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मेरे पिता की विरासत की रक्षा के लिए पहली और सबसे मजबूत दीवार खड़ी हो गई थी। अब मैं शांति से अगले चरण पर जा सकती थी, जाल बिछाना और बड़ी मछली के खुद जाल में तैरकर आने का इंतजार करना। जब सूर्या ग्रुप की रक्षा के लिए दीवार मजबूती से खड़ी हो गई तो मैंने जाल बिछाना शुरू कर दिया। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मुझे तेजी से और निर्णायक रूप से काम करना था। झूठे दिवालियापन का नाटक आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मेरा पहला काम जानबूझकर एक कमजोर रूप दिखाना था। मुझे अभिनय करने की जरूरत नहीं थी। मेरे शरीर की बीमारी, रातों की नींद हराम और अत्यधिक तनाव ने पहले ही मेरे चेहरे पर थकान और कमजोरी लिख दी थी। मैंने मेकअप नहीं किया और अपने दुबले होते शरीर को छिपाने के लिए ढीले और गहरे रंग के सूट पहने। जब भी मैं कंपनी जाती, मैं भारी कदमों से, गहरी आंखों के हलकों और एक खोई हुई नजर के साथ चलती। हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहने वाली मार्केटिंग हेड की छवि पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसकी जगह एक भारी बोझ से दबी हुई महिला की छवि ने ले ली थी। इसके बाद मैंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। मैंने इसे खुले तौर पर नहीं किया। सही समय पर सही व्यक्ति से लापरवाही से कहे गए कुछ शब्द ही काफी थे।
कुछ पुराने भागीदारों के साथ दोपहर के भोजन पर जो बातूनी होने के लिए जाने जाते थे, मैंने यह गलती कर दी कि यूरोप के साथ एक बड़े निर्यात अनुबंध में समस्या आ गई है, जिससे कंपनी के नकदी प्रवाह को गंभीर झटका लगा है। मैंने एक दुखी चेहरे के साथ कहा कि मैं हर जगह से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। इतना ही काफी था कि सूर्या ग्रुप के वित्तीय संकट में होने की अफवाह व्यापार जगत में आग की तरह फैल गई। इसे और वास्तविक बनाने के लिए मैंने श्रीमती मेहता की देखरेख में वित्त टीम को कुछ छोटे आपूर्तिकर्ताओं को कुछ गैर महत्वपूर्ण भुगतानों में देरी करने का निर्देश दिया। बेशक श्रीमती मेहता ने गुप्त रूप से उनसे मिलकर स्थिति समझाई और उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया, लेकिन बाहरी लोगों के लिए यह एक स्पष्ट संकेत था कि सूर्या ग्रुप का पैसा खत्म हो गया है। लेकिन सबसे निर्णायक चाल विला की बिक्री थी। मैंने शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी को फोन किया और हमारे जोड़े के विला को बाजार मूल्य से लगभग 30% कम कीमत पर तत्काल बिक्री के लिए रखने का अनुरोध किया। मैंने इस शर्त पर जोर दिया कि मुझे कंपनी की समस्याओं को हल करने के लिए 2 सप्ताह के भीतर इसे बेचना होगा। एक पॉश इलाके में एक आलीशान विला का इतनी आकर्षक कीमत पर बिक्री के लिए आना अमीरों और रियल एस्टेट समाचार साइटों के बीच तुरंत चर्चा का विषय बन गया। हर कोई यह मानने लगा कि स्वर्गीय प्रकाश शर्मा की बेटी अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए अपनी आखिरी संपत्ति भी बेच रही है। सब कुछ मेरी उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। कंपनी के कर्मचारी फुसफुसाने लगे और काम का माहौल उदास हो गया। कुछ ने तो नई नौकरी की तलाश भी शुरू कर दी थी। प्रतिस्पर्धी कंपनियां खुश थीं और तूफान के केंद्र में मैं बाहर से एक दर्दनाक चेहरा बनाए हुए थी, लेकिन अंदर से मैं अजीब तरह से शांत थी। चारा हर जगह फैला दिया गया था और जाल पूरा हो गया था। अब मुझे बस सबसे लालची और मूर्ख मछली के खुद कूदने का इंतजार करना था। हर गुजरते दिन के साथ मेरे पेट का दर्द मुझे याद दिला रहा था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे डर नहीं था, बस बेचैनी थी। उसे वापस आना था, उसे हर हाल में वापस आना था। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। विला की बिक्री की खबर फैलने के 3 दिन बाद आधी रात को मेरी सास का फोन आया। मैंने जानबूझकर घंटी को काफी देर तक बजने दिया और फिर एक नींद और थकी हुई आवाज में उठाया। हेलो, कौन? प्रिया, मैं हूं। यह तुम क्या कर रही हो? यह अफवाह क्यों फैल रही है कि तुमने घर बेच दिया है, और वह भी लगभग मुफ्त में? तुम होश में हो? फोन के उस पार उनकी आवाज तीखी और घबराई हुई थी। मैं कुछ देर चुप रही और फिर सिसकने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अभी माफ करने से क्या होगा? मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। क्या कंपनी सच में मुश्किल में है? मैंने अपना तैयार किया हुआ नाटक शुरू कर दिया। यूरोपीय अनुबंध का रद्द होना, साथी की हर्जाने की मांग का मुकदमा, बैंक के कर्ज की वसूली। मैंने रोते रोते यह सब बताया। मैंने एक शक्तिशाली ग्रुप के पतन के कगार पर होने की एक दयनीय तस्वीर पेश की। मैंने कहा कि यह सब मेरी अनुभवहीनता के कारण हुआ है। यह सब मेरी गलती है। मैं सिसकते हुए बोली, पापा के जाने के बाद रोहन भी दूर है। मैं अकेले यह सब नहीं संभाल पाई। मैंने पापा की जीवन भर की मेहनत को बर्बाद कर दिया। माँ जी, अब अगर घर नहीं बेचा तो मैं कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पाऊंगी। शायद मुझे दिवालियापन के लिए आवेदन करना पड़ेगा। फोन के उस पार उनकी भारी सांसें सुनाई दी। मुझे पता था कि मेरी बातों ने उनके सबसे बड़े डर को छू लिया है। पैसा, विला और सूर्या ग्रुप रूपी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। उनके परिवार का असीमित एटीएम खोने का डर। दिवालियापन? क्या बकवास है? नहीं, वह चिल्लाईं। रुको, मैं रोहन से बात करती हूं। उसे तुरंत वापस आना होगा कंपनी को बचाने के लिए। उन्होंने अचानक फोन काट दिया। मैंने फोन नीचे रखा और अपने झूठे आंसू पोंछे। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। सब कुछ मेरी सोच से भी ज्यादा आसान था। उनका लालच और अज्ञानता मेरे सबसे अच्छे सहयोगी थे। जैसा कि अपेक्षित था, लगभग 1 घंटे बाद मेरा फोन फिर से बजा। इस बार रोहन था। उसकी आवाज में भी चिंता और थोड़ी डांट मिली हुई थी। प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने कंपनी को इस हाल में क्यों पहुंचा दिया? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कोई भी मुश्किल हो तो मुझे बताओ। मैं लगातार एक कमजोर और अयोग्य पत्नी की भूमिका निभाती रही। माफ कर दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगी। माफ कर दो। ठीक है, रोना बंद करो। उसने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज में अधीरता थी,
लेकिन वह अभी भी सांत्वना देने का नाटक कर रहा था। कोई भी बेवकूफी भरा काम मत करना, घर बिल्कुल मत बेचना और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर मत करना, समझे? मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। मैंने टिकट बुक कर लिया है, परसों सुबह पहुंचूंगा। सब कुछ मैं आकर संभाल लूंगा, तुम बस चुपचाप मेरा इंतजार करो। सच में? रोहन, मैंने आशा और कृतज्ञता से भरी आवाज में पूछा, तुम सच में वापस आ रहे हो? हाँ, सच में। मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूं, कोई चिंता मत करो। उसने फोन काट दिया। मैं अंधेरे में चुपचाप बैठी रही। मछली ने चारा निगल लिया था। सिर्फ निगला ही नहीं था, बल्कि वह अनजाने में हुक की ओर पागलों की तरह दौड़ रही थी। उसकी यह वापसी की उड़ान उसकी समृद्धि के लिए एक तरफा टिकट होगी। स्वागत है मेरे प्यारे पति, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार मौत का फरमान तैयार किया है। 2 दिन बाद एक ठंडी सुबह रोहन वापस आया। मैं उसे लेने एयरपोर्ट गई। मैंने जानबूझकर एक ढीली ढाली ग्रे ड्रेस पहनी थी और बिना मेकअप के चेहरे पर थकान और काले घेरों को उजागर किया था। जब रोहन आगमन गेट से बाहर निकला तो वह लंबी उड़ान से थका हुआ लग रहा था, लेकिन एक उद्धारकर्ता के रूप में उसके अहंकार को छिपाया नहीं जा सका। उसने मुझे सिर से पांव तक देखा और फिर दया और अरुचि मिश्रित नजर से कहा, यह क्या हाल बना रखा है? एक काम ठीक से नहीं कर सकती? उसने अभिवादन के बजाय डांट से शुरुआत की और अपना सूटकेस खींचकर मेरी ओर बढ़ा। मैंने एक दोषी पत्नी की भूमिका पूरी तरह से निभाते हुए सिर झुका लिया। माफ कर दो, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वापस आते समय कार में रोहन लगातार कंपनी की स्थिति के बारे में पूछता रहा। मैंने संकट की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया। मेरे द्वारा तार्किक रूप से गढ़े गए झूठे नुकसान के आंकड़े, मेरे द्वारा दयनीय रूप से वर्णित कठिनाइयों का पहाड़। रोहन जितना सुनता उतना ही आत्मविश्वासी होता जाता। वह मेरी गलतियों का विश्लेषण करते हुए मुझे उपदेश देने लगा और खुद की बड़ाई करना नहीं भूला। देखो, मैं कुछ हफ्ते नहीं था और यह सब हो गया। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मेरी बात सुनो। घर पहुंचते ही उसने अपना जैकेट सोफे पर फेंका और सीधे मुद्दे पर आया। चलो अब विस्तार से बताओ, कर्ज कितना है? पैसे का इंतजाम करने का कोई तरीका है? यह वह क्षण था जब मुझे निर्णायक चारा फेंकना था। मैंने वकील गुप्ता द्वारा तैयार की गई एक मोटी फाइल निकाली और उसे मेज पर रख दिया। यह देखो, मैंने एक बेजान आवाज में कहा। मैंने पूरी कोशिश की है। एक फंड कंपनी हमें तत्काल कठिनाई को दूर करने के लिए एक बड़ी रकम उधार देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्तें बहुत सख्त हैं। उन्हें एक गारंटर की जरूरत है और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेनी होगी। रोहन ने फाइल को झपट लिया और सरसरी तौर पर देखने लगा। फाइल दर्जनों पन्नों की थी, जिसमें जटिल खंड और कठिन वित्तीय शब्द थे जिन्हें वकील गुप्ता ने उसे भ्रमित करने के लिए जानबूझकर डाला था। हण पुनर्गठन, गारंटी अनुबंध, संपत्ति बंधक अनुबंध। रोहन बड़े बड़े शीर्षकों को बुदबुदाता रहा। उसने केवल शुरुआत के कुछ पन्नों को देखा जहां हण से संबंधित प्रशंसनीय दिखने वाले खंड थे और अंत में संलग्न परिशिष्टों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे क्या चाहते हैं? उसने पूछा। उसकी आंखें अभी भी कागजात पर थीं। हमारी सभी संयुक्त संपत्ति, यह विला, कारें और सभी बैंक खाते हण के लिए गिरवी रखने होंगे, मैंने एक दर्दनाक चेहरे के साथ कहा। और प्रबंधन की ईमानदारी और क्षमता को साबित करने के लिए तुम्हें एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि तुम इस हण की पूरी जिम्मेदारी लेते हो। सबसे बुरी स्थिति में तुम स्वेच्छा से उन गिरवी रखी गई संपत्तियों पर सभी अधिकार छोड़ दोगे और उन्हें पहले कर्ज चुकाने दोगे। उन्होंने कहा कि यह उनके निवेश को सुरक्षित करने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। रोहन ने त्योरियां चढ़ाकर सोचा। लालच और अत्यधिक आत्मविश्वास ने उसकी तर्क शक्ति को पंगु बना दिया था। उसकी आंखों में केवल सामने पड़ा विशाल मण और सूर्या ग्रुप को बचाने और इस तरह सारी शक्ति हासिल करने का अवसर था। उसने सोचा कि पैसे से वह आसानी से कंपनी को बचा सकता है। तब यह गिरवी रखी संपत्ति कुछ भी नहीं होगी। इसके अलावा उसे विश्वास था कि मैं उसकी नजर में एक कमजोर और अयोग्य पत्नी कभी भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगी। ठीक है, उसने कुछ मिनटों के बाद दृढ़ता से कहा, बस कंपनी को बचाने के लिए पैसा चाहिए। यह संपत्ति तो मैं बाद में कई गुना ज्यादा कमा लूंगा। पेन दो। मैंने कांपते हाथों से वह फाउंटेन पेन उसे दिया जो मेरे पिता ने मुझे उपहार में दिया था। मैंने उसे बिना
किसी हिचकिचाहट के अनुबंध, समझौते और शपथ पत्र के हर पन्ने पर अपना नाम लिखते हुए देखा। कानूनी दस्तावेजों पर, जो वास्तव में उसके भविष्य के लिए मौत का फरमान थे, उसके हस्ताक्षर उसकी मूर्खता और अंतहीन लालच को साबित करते हुए स्पष्ट और शक्तिशाली थे। जब उसने पेन नीचे रखा तो मैंने लगभग अपनी सांस रोक ली थी। सब कुछ खत्म हो गया था, जाल बंद हो गया था। ठीक है, उसने संतोष से कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, अब मैं आ गया हूं, तुम आराम करो। मैंने सिर हिलाया और चुपचाप फाइल को समेटा। उसके हस्ताक्षर से अभी भी गर्म कागज को छूते हुए मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने सोचा था कि उसने सत्ता के शिखर पर जाने के लिए एक पास पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि उसने वास्तव में अपने जीवन को दफनाने वाले एक फरमान पर खुद हस्ताक्षर किए थे। रोहन के लौटने के एक हफ्ते बाद मैं अस्पताल में भर्ती हो गई। सर्जरी की तारीख अगले सोमवार की सुबह तय की गई थी। जीवन और मृत्यु के दांव के आखिरी 10 दिन मैंने वकील गुप्ता, समीर वर्मा और मेरे पिता के वफादार सहयोगियों के साथ सभी अंतिम तैयारियों को पूरा करने में बिताए। सब कुछ तैयार था, बस D-Day का इंतजार था। उस सुबह दिल्ली का आसमान धुंधला था और बूंदाबांदी हो रही थी। अदिति मुझे जल्दी ही अस्पताल ले आई। कमरे में मरीज के कपड़े पहनकर मेरा मन अजीब तरह से हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे मुझ पर जो भारी बोझ था वह जल्द ही उतर जाएगा। मैंने अदिति का हाथ पकड़ा और आखिरी निर्देश दिए। अदिति, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो भविष्य प्रकाश फाउंडेशन का ध्यान रखना, ताकि उसका फिर से गलत इस्तेमाल ना हो। बकवास मत करो। अदिति ने अपनी आंखें लाल करते हुए डांटा। तुम ठीक हो जाओगी, सर्जरी जरूर सफल होगी। मैं बाहर इंतजार करूंगी। मैं मुस्कुराई। मुझे भी यही विश्वास है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मैं चाहती हूं कि तुम एक मैसेज भेज दो। मैंने अदिति को वकील गुप्ता का नंबर दिया। संदेश था, शुरू करें। जब मैं ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने वाली स्ट्रेचर पर लेटी थी, मैंने गलियारे के अंत में रोहन को देखा। वह शायद एक समर्पित पति की भूमिका को अंत तक निभाने के लिए आया था। वह पास आया, मेरा हाथ पकड़ा और एक चिंतित चेहरा बनाया। हिम्मत रखो प्रिया, बाहर का सब कुछ मैं देख लूंगा। तुम चिंता मत करो और अपना इलाज अच्छे से कराओ। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा, एक ऐसी गहरी नजर से जिसे वह कभी नहीं समझ सकता था। हाँ, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रही हूं। ऑपरेशन थिएटर का भारी दरवाजा बंद हो गया। मुझे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। चमकदार ऑपरेशन लाइटें मेरी आंखों में चुभ रही थीं और एनेस्थीसिया की गंध फैलने लगी। जैसे ही मेरी चेतना एक धुंधले कोहरे में डूबने लगी, मुझे पता था कि बाहरी दुनिया में भी एक भयानक तूफान शुरू हो गया है। उसी समय वकील के दफ्तर में वकील गुप्ता को अदिति का मैसेज मिला। उन्होंने शांति से फोन उठाया और 2 कॉल किए। पहला, अदालत में इंतजार कर रही कानूनी टीम को मुकदमा दायर करें। दूसरा, समीर वर्मा को खबर चला दें। तुरंत न्याय और मीडिया के पहिए घूमने लगे। दिल्ली की अदालत में रोहन मल्होत्रा के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन और व्यभिचार के आरोपों के साथ एक मोटा तलाक का मुकदमा दायर किया गया। लंदन की तस्वीरें और वीडियो, बैंक लेन देन के विवरण और रोहन द्वारा अभी हस्ताक्षरित ठण पुनर्गठन अनुबंध सहित सभी सबूत संलग्न किए गए थे। सूर्या ग्रुप मुख्यालय में रोहन एक राजा की तरह मेरे पिता के दफ्तर में आत्मविश्वास से बैठा था। वह पुनर्गठन और प्रबंधन पर कब्जा करने की घोषणा करने के लिए एक अस्थायी बोर्ड बैठक की योजना बना रहा था। तभी दफ्तर का दरवाजा जोर से खुला और वर्दीधारी पुलिसकर्मी अंदर आए। आगे चल रहे जांच अधिकारी ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, मिस्टर रोहन मल्होत्रा, पुलिस, आपकी पत्नी श्रीमती प्रिया शर्मा द्वारा दायर शिकायत के संबंध में हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। कृपया हमारे साथ चलें। रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया और वह वहीं जम गया। क्या मतलब है आपका? जरूर कोई गलती हुई है, लेकिन किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। उसी समय उसका फोन पागलों की तरह बजने लगा। स्क्रीन पर प्रमुख ऑनलाइन समाचार आउटलेट्स ने एक साथ चौंकाने वाली सुर्खियां दिखाईं। सूर्या ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट पर अफेयर और सैकड़ों करोड़ के गबन का आरोप। लेखों में कैलिफोर्निया में उसकी प्रेमिका और उसके परिवार की स्पष्ट तस्वीरें थीं। अन्य लेखों में उसके विदेशी संपत्ति के मार्ग, फर्जी कंपनियां और यहां तक कि उसके पिता द्वारा अतीत में किए गए धोखे का भी खुलासा किया गया था।
तूफान इतनी तेजी से और अचानक आया कि उसे तैयारी का समय भी नहीं मिला। उसके और उसके परिवार के नाम पर सभी बैंक खाते जांच के लिए फ्रीज कर दिए गए। देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सब कुछ पलक झपकते ही ढह गया। रोहन दफ्तर के बीच में हक्का बक्का खड़ा था। गुस्सा और डर उसकी आंखों में फट पड़ा। उसने एक जानवर की तरह दहाड़ते हुए मेज पर रखी हर चीज को नीचे फेंक दिया। उसे सब कुछ समझ में आ गया था। यह एक जाल था, उसकी पत्नी द्वारा बिछाया गया एक उत्तम जाल, जिसे उसने हमेशा नजरअंदाज किया था। और उस समय मैं ऑपरेशन टेबल पर अपनी जान के लिए लड़ रही थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर की लाल बत्ती अभी भी जल रही थी, यह संकेत देते हुए कि लड़ाई जारी है। बाहर उन लोगों की दुनिया आग में जल रही थी जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, और यह तो बस शुरुआत थी। मैं एक लंबी गहरी नींद से जागी। परिचित कीटाणुनाशक गंध थी, लेकिन इस बार यह घुटन भरी नहीं लगी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही थी। सर्जरी वाली जगह पर दर्द हो रहा था, लेकिन मेरा मन अजीब तरह से साफ और हल्का था। अदिति बिस्तर के पास सिर रखकर सो रही थी और उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में कसकर था। कमरे का दरवाजा चुपचाप खुला और डॉ आनंद जोशी एक दयालु मुस्कान के साथ अंदर आए। उन्होंने मॉनिटर पर आंकड़े देखे और फिर मुझे देखा। सुप्रभात बहादुर महिला, बधाई हो। सर्जरी बहुत सफल रही। ट्यूमर पूरी तरह से हटा दिया गया है और आसपास के लिम्फ नोड्स भी साफ हैं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई जीती है। एक गर्म आंसू मेरे गाल पर लुढ़क गया। इस बार यह दर्द या यौनहन का आंसू नहीं था, यह राहत और पुनर्जन्म का आंसू था। मैं जीत गई थी। मैंने अपनी जान बचाने की लड़ाई जीत ली थी। जब मैं ठीक हो रही थी, बाहरी दुनिया पूरी तरह से उलट चुकी थी। मेरे द्वारा लाया गया तूफान मल्होत्रा परिवार को बहा ले गया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। अदिति हर दिन एक विजयी आवाज में मुझे खबरें सुनाती थी। पता है प्रिया, रोहन मल्होत्रा हिरासत में है और उससे पूछताछ हो रही है। सुना है पुलिस स्टेशन में जानवरों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वकील गुप्ता के सबूत इतने पक्के हैं कि वह बच नहीं सकता। उसके माता पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए दशकों से बनाए गए अपने सभी संपर्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी मदद करने की हिम्मत नहीं कर रहा। यह मामला अब पूरे देश को पता है। मीडिया में इतना कुछ होने के बाद कौन बेवकूफ इसमें पड़ेगा। मैं चुपचाप सुनती रही और हल्के से मुस्कुराई। मैं यही चाहती थी कि वे भी उसी तरह की लाचारी और दुनिया के मुंह फेर लेने की भावना का अनुभव करें जैसा मैंने किया था। और भी है, अदिति ने आगे कहा। उनकी सारी संपत्ति, बैंक खाते, घर, जमीन, शेयर, सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है। उनके महल जैसे घर पर भी कुर्की का नोटिस लग गया है। दोनों नंदे रो रोकर अपने मायके भाग गईं। लेकिन सुना है कि उनके ससुराल वाले भी इस मामले में फंसने के डर से उन्हें तलाक देने का दबाव बना रहे हैं। सच में जब तक सब ठीक था तब तक मजे किए, और जैसे ही मुश्किल आई सबसे पहले भाग गए। पतन मेरी सोच से भी ज्यादा तेज था। एक परिवार जो हमेशा अपनी प्रतिष्ठा और धन पर गर्व करता था, अब निंदा और घृणा का केंद्र बन गया था। मेरे ससुर तेजपाल मल्होत्रा श्रीमती अंजलि देसाई द्वारा दिए गए प्रेम पत्रों के साथ अपने धोखेबाज अतीत का खुलासा करने वाले लेख को पढ़कर हाई ब्लड प्रेशर से गिर पड़े और उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। मेरी सांस पूरी तरह से टूट गई थी और दिन भर घर में बंद रहती थीं, किसी से नहीं मिलती थीं। उन्होंने पाखंड और क्रूरता से जो महल बनाया था, वह एक ही रात में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मैं बिस्तर पर लेटी खिड़की से बाहर देख रही थी। अस्पताल के बगीचे में पेड़ों के पत्ते गिरने लगे थे, यह संकेत देते हुए कि सर्दियां आ रही हैं। उनके लिए यह एक कठोर सर्दी होगी, लेकिन मेरे जीवन में फिर से वसंत शुरू हो रहा था। विजय के बजाय एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। सब कुछ अपनी जगह पर लौट रहा था। कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। सर्जरी के 1 महीने बाद हमारे तलाक और संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे की पहली सुनवाई हुई। मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का फैसला किया। मैं रोहन का दयनीय पतन अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उस सुबह अदिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं पीली न दिखूं, एक सफेद शालीन ड्रेस चुनी और हल्का मेकअप किया। मैंने जानबूझकर व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं किया और अदिति और वकील गुप्ता के सहारे धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से चली।
एक बड़ी बीमारी से गुजरने के बावजूद तूफानों का बहादुरी से सामना करने वाली मेरी छवि तुरंत अदालत के बाहर जमा सैकड़ों पत्रकारों के कैमरों में कैद हो गई। फ्लैश लगातार चमक रहे थे, लेकिन मैं जरा भी विचलित नहीं हुई। मैंने सिर ऊंचा रखा और एक शांत नजर से सीधे सामने देखा। अदालत का कमरा तनाव और घुटन से भरा था। रोहन को बाद में लाया गया। वह 1 महीने पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। हमेशा करीने से संवारे हुए बाल बिखरे हुए थे, चेहरा दुबला हो गया था और दाढ़ी बड़ी हुई थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं। मुझे देखते ही उसकी आंखों में नफरत लगभग जलने लगी थी। अगर उसके दोनों तरफ जेल के गार्ड नहीं होते तो वह शायद मुझ पर झपट पड़ता। सुनवाई शुरू हुई। वकील गुप्ता ने एक आत्मविश्वासपूर्ण रवैये और दृढ़ आवाज के साथ एक एक करके तर्क और सबूत पेश किए। उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर लंदन में रोहन और नताशा की खुशहाल तस्वीरें, चालाकी से भेजे गए बैंक लेन देन के विवरण और अंत में रोहन के स्पष्ट हस्ताक्षर वाले ठंड पुनर्गठन अनुबंध को दिखाया। जैसे जैसे एक एक सबूत सामने आया, रोहन का चेहरा और भी बिगड़ता गया। उसने यह तर्क देने की कोशिश की कि यह सब मेरे द्वारा बिछाया गया एक जाल था और उसे धोखा दिया गया था, लेकिन अपने स्वयं के हस्ताक्षर वाले दस्तावेज के सामने उसके सभी शब्द निरर्थक थे। रोहन का वकील एक युवा व्यक्ति था जिसे शायद उसके परिवार ने जल्दबाजी में नियुक्त किया था। उसने यह तर्क देने की कोशिश की कि मैंने बच्चे को जन्म न दे पाने के कारण ईर्ष्या में अपने पति को फांसाने की साजिश रची, लेकिन इस तर्क को वकील गुप्ता ने तुरंत खारिज कर दिया। जज साहब, वकील गुप्ता की आवाज अदालत में गूंजी। मेरी मुवक्किल प्रिया शर्मा न केवल मां बनने की खुशी से वंचित रहीं, बल्कि पिछले 3 वर्षों से अपने पति और पूरे ससुराल के धोखे में पीड़ा झेलती रहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी बीमारी पेट के कैंसर की सर्जरी करवाई जिसने उनके पिता की जान ले ली थी और मौत से जूझती रहीं। जब वह बीमारी से लड़ रही थीं, तब प्रतिवादी रोहन मल्होत्रा विदेश में एक दूसरी महिला से होने वाले अपने बच्चे का खुशी खुशी इंतजार कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, इस क्रूरता के लिए क्या कोई बहाना हो सकता है? अदालत में सन्नाटा छा गया और सभी सहानुभूति भरी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने बस अपना सिर थोड़ा झुका लिया और सही समय पर अपने कंधे हिलाए। सुनवाई के अंत में अदालत ने मेरी प्रारंभिक मांगों को स्वीकार करने की घोषणा की। सभी विवादित संपत्ति अंतिम फैसले तक फ्रीज रहेगी और संयुक्त स्वामित्व वाला विला और अन्य संपत्तियां अस्थायी रूप से मेरे प्रबंधन में रहेंगी। यह एक शानदार जीत थी। जब मैं वकील गुप्ता और अदिति के साथ अदालत से बाहर निकली तो रोहन और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जेल के गार्डों को धकेल दिया और मेरी ओर उंगली उठाते हुए चिल्लाया, प्रिया शर्मा, तुम पछताओगी, कुतिया कहीं की। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? बस इंतजार करो। उसका गुस्सा, उसका घिनौना असली चेहरा सैकड़ों कैमरों में कैद हो गया। मैंने बस दया और घृणा मिश्रित नजर से उसे देखा। वह हार गया था, बुरी तरह हार गया था, और उसे यह भी पता नहीं था कि उसके मूर्खतापूर्ण गुस्से ने जनता के सामने उसकी छवि और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से खत्म करने वाले आखिरी खंजर का काम किया है। जब भारत में तूफान चल रहा था, प्रशांत महासागर के पार सह अपराधियों के लिए भी कर्म का फल शुरू हो गया था। मेरी सास और प्रेमिका नताशा की स्थिति के बारे में मिस्टर रावत द्वारा नियमित रूप से वकील गुप्ता को रिपोर्ट दी जाती थी और मैं इसे बिना किसी भावना के, जैसे एक संख्यात्मक रिपोर्ट पढ़ रही हूं, सुनती थी। जब रोहन की गिरफ्तारी और पूरी संपत्ति फ्रीज होने की खबर अमेरिका पहुंची तो सबसे पहले उस गौकिव अंतरराष्ट्रीय प्रसूति अस्पताल ने कार्रवाई की जहां नताशा बच्चे को जन्म देने का इंतजार कर रही थी। एक रानी की तरह व्यवहार पाने और विलासिता में बच्चे को जन्म देने का उसका सपना चकनाचूर हो गया जब अस्पताल का बिल बकाया था और भविष्य में भुगतान की कोई उम्मीद नहीं थी। तो अस्पताल ने मेरी सास और नताशा को छुट्टी देने की मांग की। उसी उथल पुथल और तनाव के बीच नताशा ने समय से पहले एक बच्चे को जन्म दिया। एक कमजोर लड़के का जन्म हुआ जिसे इनक्यूबेटर में रखना पड़ा, लेकिन अस्पताल कोई चैरिटी नहीं था। आवश्यक आपातकालीन उपचार के बाद उन्होंने तुरंत दोनों को छुट्टी की प्रक्रिया पूरी करने और बच्चे को एक सस्ते सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए कहा। मिस्टर रावत ने बहुत ही जीवंत तस्वीरें भेजीं। मेरी सास, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऐशो आराम में बिताया था, अब अपने बेटे की प्रेमिका को सहारा दे रही थीं, जो अभी बच्चे को जन्म देकर कमजोर हो गई थी। दोनों हाथों में सामान लिए वेगाकेव अस्पताल से दयनीय रूप से निकल रही थीं।
उनके चेहरे पर अब कोई अहंकार नहीं था, केवल भ्रम, थकान और अपमान था। वे अब किराए के विला में वापस नहीं जा सकती थीं। मकान मालिक ने किराया न चुकाने के कारण उन्हें निकाल दिया था। एक बूढ़ी औरत, एक जवान औरत और एक समय से पहले जन्मा बच्चा। अंत में उन्हें एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक सस्ता मोटल खोजना पड़ा, जहां फफूंद की गंध और बाहर का शोर लगातार आता था। शानदार जीवन समाप्त हो गया था और नरक शुरू हो गया था। न पैसा था, न मदद करने वाला कोई। दोनों महिलाओं के बीच जो छिपा हुआ तनाव था वह अब फट गया। मेरी सास ने बड़े झटके के बाद सारा दोष नताशा पर मढ़ना शुरू कर दिया। यह सब तुम जैसी चुड़ैल की वजह से हुआ है, मिस्टर रावत द्वारा रिकॉर्ड की गई। उनकी तीखी बहस में मेरी सास की आवाज तीखी और द्वेषपूर्ण थी। अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं फंसाया होता, अगर तुम्हारा यह पेट नहीं होता, तो हमारा घर इस हाल में नहीं होता। अब समझी, रोहन जेल में है और सारी संपत्ति चली गई। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बच्चे के जन्म के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी नताशा भी अब अपनी बनावटी विनम्रता नहीं बनाए रख सकी। वह चिल्लाकर बोली, वाह क्या बात कही है। आप अपने लालची और मूर्ख बेटे को दोष क्यों नहीं देती? क्या उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया और कंपनी का पैसा गबन किया? यह मैंने उसे करने के लिए कहा था, जब वह मुझे पैसे दे रहा था और आप सब यहां आकर मजे कर रहे थे, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? अब जब सब कुछ बिगड़ गया तो आप सारा दोष मुझ पर और इस बच्चे पर डाल रही हैं। आप ही एक अभागी औरत हैं। वे दूसरे को गाली देती, अपमानित करती और यहां तक कि हाथापाई भी करती। बच्चे के रोने से लेकर हर दिन नूडल्स खाने तक वे हर चीज के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराती। नताशा का जीवन बदलने का सपना धुएं की तरह गायब हो गया था और केवल एक समय से पहले जन्मे बच्चे और एक अंधकारमय भविष्य की क्रूर वास्तविकता बची थी। मेरी सास ने भी सब कुछ खो दिया था, बेटा, पैसा, प्रतिष्ठा और वह पोता जिसे पाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब वह बच्चा इस दयनीय स्थिति में एक भारी बोझ बन गया था। मैंने मिस्टर रावत की रिपोर्ट पढ़ी और उनकी एक जर्जर मोटल के कमरे में रहने की तस्वीरें देखीं। मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई। यह वह कीमत थी जो उन्हें चुकानी थी। उन्होंने मिलकर हवा बोई थी, अब उन्हें मिलकर तूफान काटना था। पहली सुनवाई के 6 महीने बाद रोहन का आपराधिक मामला आखिरकार समाप्त हो गया। इस दौरान मैंने अपनी सर्जरी के बाद ठीक होने और कीमोथेरेपी पर ध्यान केंद्रित किया। मेरे बाल बहुत झड़ गए थे और शरीर दुबला हो गया था, लेकिन मेरा मन बहुत मजबूत था। मैंने वफादार अधिकारियों की मदद से धीरे धीरे सूर्या ग्रुप के काम पर लौटना शुरू कर दिया और मीडिया के तूफान के बाद कंपनी को स्थिर किया। फैसले के दिन मैं अदालत नहीं गई। मैं उसका दयनीय रूप फिर से नहीं देखना चाहती थी। मैंने बस घर पर अदिति के साथ टीवी पर समाचार देखा। अकाट्य सबूतों और स्पष्ट आरोपों के कारण अदालत ने रोहन मल्होत्रा को धोखाधड़ी और गबन के लिए 8 साल की जेल की सजा सुनाई। नागरिक मामले में भी अदालत ने मेरे और रोहन के तलाक का फैसला सुनाया। शादी के दौरान बनी संयुक्त संपत्ति में से मेरी संपत्ति और सूर्या ग्रुप से जुड़ी हर चीज मेरी हो गई। रोहन को कुछ नहीं मिला। टीवी स्क्रीन पर रोहन कटघरे में खड़ा सज्जा सुन रहा था। वह पिछली बार की तरह पागलों की तरह नहीं चिल्लाया। वह बस एक खाली नजर से एक बेजान पुतले की तरह खड़ा था। जब जेल के गार्ड उसे गाड़ी की ओर ले जा रहे थे तो मेरे ससुर तेजपाल मल्होत्रा अपना आपा खो बैठे। वह सुरक्षा घेरा तोड़कर अपने बेटे की ओर दौड़ने की कोशिश करने लगे। रोहन बेटा, वह दर्द से चिल्लाए। लेकिन जब पुलिस ने उन्हें रोका तो भ्रम और निराशा में उन्होंने अचानक मुड़कर कैमरे के लेंस को ऐसे घूरा जैसे वह मुझे देख रहे हों और एक रहस्यमय बात चिल्लाकर कही, प्रिया शर्मा, अब खुश हो? तुम्हें लगता है तुम जीत गई उस संपत्ति को पाने के लिए? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता शांति से मरे थे? रोहन मल्होत्रा तो बस एक मोहरा था। टीवी के स्पीकर से आए उन शब्दों से मैं जम सी गई। अदिति ने झट से टीवी बंद कर दिया। उस बुढ़े की बकवास मत सुनो, वह पागल हो गया है और कुछ भी बक रहा है। लेकिन वे शब्द मेरे दिमाग में घूमते रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिता शांति से मरे थे? इसका क्या मतलब था? मेरे पिता की मृत्यु उसी पेट के कैंसर से हुई थी जिससे मैं गुजरी थी। अस्पताल का निदान भी स्पष्ट था। तो फिर सबसे निराशाजनक क्षण में उन्होंने मेरे पिता की मृत्यु का उल्लेख क्यों किया? धुंधली यादें अचानक उमड़ पड़ी। मुझे मेरे पिता के आखिरी दिन याद आए। निश्चित रूप से
मेरे पिता की हालत डॉक्टर के अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से बिगड़ी थी। उस समय रोहन एक बहुत ही आज्ञाकारी दामाद की भूमिका निभाता था। वह हमेशा खुद दवाएं बनाता था और एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक वैद्य से लाए गए स्वास्थ्यवर्धक काढ़े तैयार करके मेरे पिता को पिलाता था। उस समय मैं उसकी भक्ति के लिए आभारी और प्रभावित थी, लेकिन अब सोचकर कुछ अजीब लग रहा था। मुझे याद है कि एक बार रोहन द्वारा बनाया गया मखाने का काढ़ा पीने के बाद मेरे पिता को और भी ज्यादा पेट दर्द हुआ था। जब मैंने पूछा तो रोहन ने समझाया कि पिताजी का शरीर कमजोर होने के कारण यह उन्हें सूट नहीं कर रहा। मुझे यह भी याद है कि एक बार पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। उनकी आंखों में थकान और चिंता थी। वह रोहन और कंपनी के बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन फिर रुक गए। उस समय मैंने सोचा कि पिताजी बस बेवजह चिंता कर रहे हैं। बिखरी हुई यादों के टुकड़े, वे छोटी छोटी बातें जिन्हें मैंने नजरअंदाज कर दिया था, अब एक साथ जुड़कर एक भयानक सवाल बना रही थीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता की मृत्यु बीमारी से एक स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी का हाथ था और वह व्यक्ति वही दामाद था जिसे मेरे पिता इतना प्यार करते थे और जिस पर इतना भरोसा करते थे? ठंड लग रही थी। धोखे का पता चलने या कैंसर का निदान होने से भी ज्यादा खौफनाक ठंड मेरी रीढ़ में दौड़ गई। अगर यह सच था तो रोहन का अपराध केवल धोखाधड़ी और संपत्ति हड़पने तक ही सीमित नहीं था, यह हत्या थी। मैं झटके से उठ खड़ी हुई, मेरी नजरें तेज हो गईं। अदिति, वकील गुप्ता को फोन करो, उन्हें तुरंत यहां आने के लिए कहो, बहुत जरूरी काम है। मैंने सोचा था कि मेरी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन पता चला कि इसके पीछे एक और भयानक पर्दा था। मुझे सच्चाई का पता लगाना था। किसी भी कीमत पर मुझे अपने पिता की मृत्यु की सच्चाई का पता लगाना था। उपसंहार। 1 साल बाद 1 साल बीत गया। इतना लंबा समय कि मेरे शरीर के निशान हल्के पड़ गए और मेरे दिल के घावों पर नई त्वचा आ गई। मेरे बाल फिर से उग आए थे। पहले की तरह लंबे और घने नहीं थे, लेकिन मुझे यह नया बॉब कट पसंद था। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक लगता था। मेरा वजन भी वापस आ गया था और नियमित जांच के बाद मेरा स्वास्थ्य स्थिर था। डॉ आनंद जोशी ने कहा कि मैं एक चमत्कार हूं और मेरी जीने की प्रबल इच्छा ने बीमारी को हराने में एक बड़ी भूमिका निभाई। रोहन के जेल जाने के बाद मैं देश भर में एक जानी मानी हस्ती बन गई। मेरे पति द्वारा धोखा दिए जाने और अकेले बीमारी और एक दुष्ट साजिश के खिलाफ लड़कर अपने पिता की विरासत को बचाने की मेरी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया। टीवी चैनलों और अखबारों से साक्षात्कार के अनुरोधों की बाढ़ आ गई। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी उन अन्य महिलाओं की मदद कर सकती है जो चुपचाप पीड़ा झेल रही हैं। मैंने एक प्रतिष्ठित टॉक शो में आने का फैसला किया। लाइव प्रसारण में मैंने दर्द या नफरत के बारे में बात नहीं की। मैंने केवल जीवन और अपने मूल्य को फिर से पाने की यात्रा के बारे में बात की। मैंने आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व, प्यार में समझदारी और अपनी रक्षा के लिए खड़े होने के साहस के बारे में बात की। मेरी शांत उपस्थिति, तार्किक भाषण और असाधारण इच्छा शक्ति ने दर्शकों को पूरी तरह से मोहित कर लिया। मैं अब पारिवारिक कांड की एक बेचारी पीड़िता नहीं थी, बल्कि शक्ति और पुनर्जन्म का प्रतीक थी। प्रसिद्धि ने मुझे नहीं बदला, इसने मुझे एक नया रास्ता, एक नया मिशन दिया। मैंने अपनी वापस पाई गई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक महिला उद्यमी सहायता फाउंडेशन की स्थापना में लगाने का फैसला किया। फाउंडेशन न केवल धन, बल्कि वकीलों, मनोवैज्ञानिकों और व्यापार सलाहकारों की एक टीम के माध्यम से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रही महिलाओं का समर्थन करेगा, ताकि वे एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्र नया जीवन शुरू कर सकें। फाउंडेशन के उद्घाटन के दिन मैं मंच पर खड़ी होकर नीचे की सैकड़ों महिलाओं के चेहरों को देख रही थी। उनकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। मुझे पता था कि यह सबसे मीठा बदला है, अपने दर्द को दूसरों की मदद करने की शक्ति में बदलना। लेकिन व्यस्त काम और सामाजिक गतिविधियों के बीच अभी भी एक भूत था जो मेरे मन को परेशान करता था। मेरे पिता की मृत्यु के बारे में वकील गुप्ता द्वारा गुप्त रूप से की जा रही जांच लगभग एक मृत अंत तक पहुंच गई थी। 5 साल बीत चुके थे और भौतिक सबूत लगभग कोई नहीं बचा था। मेरे पिता के मेडिकल रिकॉर्ड में केवल एक अंतिम चरण के कैंसर के मरीज की सामान्य प्रगति दर्ज थी। रोहन द्वारा लाए गए स्वास्थ्यवर्धक काढ़े भी नहीं मिल सके।
सब कुछ संदेह पर ही टिका था। मेरे मन में एक गुप्त दर्द था जो कभी शांत नहीं होता था। मुझे पता था कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, मेरे पिता की आत्मा को सच्ची शांति नहीं मिलेगी और मेरे जीवन में भी एक अधूरा अध्याय रहेगा। 1 साल तक लगातार काम करने के बाद मैंने खुद को एक सच्ची छुट्टी देने का फैसला किया। मैंने पेरिस को चुना, वह शहर जिसे मेरे पिता बहुत पसंद करते थे। मैं उन सड़कों पर चलना चाहती थी जिन पर मेरे पिता चले थे, उस हवा में सांस लेना चाहती थी जिसे मेरे पिता प्यार करते थे, और उम्मीद करती थी कि मेरी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। एक सुनहरी धूप वाली दोपहर, जब मैं सीन नदी के किनारे टहल रही थी, मैं एक गली में छिपी एक पुरानी किताबों की दुकान में चली गई। पुरानी कागज की गंध और समय की खुशबू ने मुझे सुकून दिया। जब मैं पुनर्जागरण कला पर एक चमड़े की जिल्द वाली किताब के पन्ने पलट रही थी, तो मेरे पास से एक कोमल गहरी आवाज हिंदी में सुनाई दी। माफ कीजिएगा, क्या आप भारतीय हैं? मैंने सिर उठाया और एक पल के लिए जम गई। मेरे सामने खड़ा आदमी एक परिचित, दृढ़ और बुद्धिमान चेहरे वाला था। वह भी मुझे देखकर उतना ही हैरान था। प्रिया शर्मा, है ना? आदित्य सर। मेरे मुंह से अनायास ही नाम निकल गया। वह कॉलेज के दिनों के मेरे होनहार सीनियर आदित्य खन्ना थे, एक व्यक्ति जिसे मेरे पिता बहुत पसंद करते थे और जिनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उन्होंने वास्तुकला में अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए स्नातक होने के तुरंत बाद पूरी छात्रवृत्ति पर फ्रांस में पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। उसके स्कूबैस करते ले थे, मतरी दात बात बौतीस बात बहुत वृत्ति पर सीला, और जिनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बाद 10 से अधिक वर्षों तक हम फिर कभी नहीं मिले। इस अप्रत्याशित मुलाकात से हम दोनों खुश थे। हमने पास के एक छोटे कैफे में साथ में कॉफी पीने का फैसला किया। आदित्य सर अब पेरिस में एक सफल वास्तुकार थे। उन्होंने मुझे अपने काम और फ्रांस में अपने जीवन के बारे में बताया। वह अभी भी अविवाहित थे और उनमें वही रोमांटिक माहौल और गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। जब मैंने अपने जीवन की उतार चढ़ाव भरी कहानी सुनी, तो वह बस चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में सहानुभूति और सम्मान था। तुम बहुत मजबूत हो प्रिया शर्मा, अंकल स्वर्ग में तुम पर जरूर गर्व कर रहे होंगे। पिताजी की बात आने पर उदासी फिर से छा गई। मैंने अनजाने में अपने बैग से हमेशा साथ रखने वाली एक छोटी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की किताब निकाली। यह मेरे पिता की पसंदीदा किताब थी। पीले पड़ चुके पन्नों को पलटते हुए मैंने एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा पाया जो गहराई में फांसा हुआ था। मुझे याद नहीं था कि मैंने उसे वहां रखा था। मैंने उत्सुकता से उसे खोला। यह मेरे पिता की लिखावट थी। कागज पर कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के नाम लिखे थे। उनके बगल बॉट्स बने के जड़ी अति एक जड़ी बूटियों के नाम लिखे थे। मैं उनके गुणों के बारे में नोट्स थे, लेकिन आखिरी पंक्ति में मेरे पिता ने 2 अपरिचित जड़ी बूटियों पर गोला लगाया था। उनके बगल में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह और एक जल्दी में लिखा नोट था, रोहन का काढ़ा, वैद्य जी से फिर पूछना है। मेरा दिल रुक सा गया। वैद्य जी मेरे पिता के आयुर्वेदिक डॉक्टर मित्र थे। मुझे स्पष्ट रूप से याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये 2 जड़ी बूटियां हालांकि अलग अलग हानिरहित हैं, लेकिन जब मखाने के काढ़े के कुछ घटकों के साथ मिलाई जाती हैं और लंबे समय तक सेवन की जाती हैं तो वे धीरे धीरे पेट की परत को नष्ट कर सकती हैं, कैंसर की स्थिति को खराब कर सकती हैं और एलोपैथिक दवाओं के प्रभाव को बेअसर कर सकती हैं। आदित्य सर, मैंने कांपते हाथों से कागज उन्हें दिया। यह देखिए। आदित्य सर ने कागज लिया और ध्यान से पढ़ा। उनकी त्योरियां चढ़ गईं। वह तुरंत मामले की गंभीरता को समझ गए। यह वैद्य जी, तुम जानती हो वे कहाँ हैं? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन वकील गुप्ता उन्हें ढूंढ सकते हैं। प्रिया, आदित्य सर ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। मेरे यूरोप के दवा उद्योग में कुछ दोस्त हैं। मैं इस संयोजन की विषाक्तता का और गहराई से विश्लेषण करने में मदद कर सकता हूं। चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। हम मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे। मैंने उन्हें देखा। बहुत लंबे समय के बाद मेरे दिल में एक गर्मजोशी की भावना फिर से पैदा हुई। हम कैफे से बाहर निकले और सीन नदी के किनारे धीरे धीरे ढलते सूरज के नीचे साथ साथ चले। पत्थर के रास्ते पर हमारी 2 परछायां लंबी खिंच रही थीं। मेरे पिता की मृत्यु की जांच को एक नई रोशनी मिली थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब मेरे पास एक भरोसेमंद साथी था। मुझे नहीं पता था कि भविष्य क्या लाएगा,
लेकिन मुझे पता था कि मेरे जीवन का एक उज्जवल और अधिक आशावान नया अध्याय वास्तव में शुरू हो गया है।